द्विवेदी जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जो डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC से, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के इससे पहले वाइस चांसलर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम पत्रिकाओं में, तमाम मैगजीन्स में उनके लेख लगातार प्रकाशित होते हैं। मीडिया से जुड़े हुए देश भर में या विश्व भर में जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है वो पहुँचते हैं, उन्हें बुलाया जाता है सम्मान के साथ। और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं कॉलम लिखने की बात हो, या फिर मीडिया को, पत्रकारिता को किस तरह सारी चीजें मैनेज करनी है, पत्रकारिता को, पत्रकारों को समझाना हो, मीडिया गुरु के रूप में देश भर में उन्हें जाना जाता है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, जब मैं गूगल पे खोज रहा था तो ये शब्द भी मुझे वहां मिला कि वो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं। तो वो आज आपको समझाएंगे किस तरह हमें संवाद करना है और एक पत्रकार को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज का जो विषय है वो न्यू मीडिया इन इंस्ट्रूमेंट फॉर अवेयरनेस और कल्चर डायल्यूशन, इस विषय पे हम संवाद करेंगे। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चेयर करेंगे, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे पुनीत कात जी, जो फाउंडिंग टीम मेंबर BBC और फाउंडिंग टीम मेंबर संसद टीवी। जो राज्यसभा और लोकसभा जो दो चैनल थे उनको फिर जब एकत्रित किया गया, उसमें मुख्य भूमिका हमारे पुनीत जी की रही, जो लगातार संसद टीवी को संचालित कर रहे हैं। BBC में फाउंडिंग टीम मेंबर हैं एंटरटेनमेंट मीडिया के, साथ ही BBC एशिया में उन्होंने लगातार काम किया, सिंगापुर में मीडिया कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब एक बेसिक बात है, बेसिक परिचय मैंने आपको कराया। बाकी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लंबा परिचय है हमारे अतिथियों का, क्योंकि वो पिछले 30, 40, 50 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। और मीडिया का जो काम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मीडिया के ज्यादा करीबी हूँ, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स मेरी चल रही है, साथ ही साथ अभी हाल में JRF भी मेरा हुआ, तो मैं मीडिया से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। हम दोनों का काम एक ही है, मीडिया का काम भी सच को बाहर लाना है, और साहित्य से जुड़े लोगों का काम या पत्रकारों का काम या कवियों का काम भी यही है। जगत से वो नंबर लिखते हैं कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की कला नहीं रखते, आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। तो हम वो लोग हैं जो एक स्वर में सच की बात करते हैं। मैं चाहूंगा संजय द्विवेदी सर और पुनीत सर आप एक बार मंच पे विराजमान हो जाएं। आप सब ताली बजाते ठीक है। सेशन ठीक से चले और व्यवस्थित रूप से संचालित हो, इसके लिए आप बातचीत नहीं करेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, आपको सीखने का अवसर मिलेगा। मैं भी कोशिश करूंगा यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले जा पाऊँ, जीवन भर जिसका क्रियान्वयन कर सकूं। आज के सेशन के लिए सबसे जरूरी जो काम है वो है हम सम्मान अपने अतिथियों का करें। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का सम्मान करने के लिए लक्ष्य, जो हमारी युवा टीम के सक्रिय सदस्य हैं, मैं चाहूंगा लक्ष्य जी अगर यहाँ पे हैं वो आए और हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हमारे अतिथि का सम्मान करें। माइक भी मुझे भी किसी की मांग है, इतना खूबसूरत तो नहीं देख रहा हूँ। बहरहाल प्रेमचंद साहित्यकार, प्रगतिशील साहित्यकार संघ की अध्यक्षता कर रहे थे 1936 में। वो एक बात साहित्यकारों के लिए कहते हैं, मुझे पत्रकारों के लिए बड़ी सटीक सी लगती है। वो कहते हैं कि साहित्य का काम समाज और राजनीति के साथ चलना नहीं है। इसको साहित्य हटा दीजिए, अगर पत्रकार जोड़ देंगे तो भी ठीक आएगा कि पत्रकारिता का काम समाज और राजनीति के साथ चलना नहीं है, या फिर उसको या उसके पीछे चलना भी नहीं है। तो पत्रकारिता का जो काम है वो समाज और राजनीति को दिशा देते हुए उसके आगे मसाल लेकर चलना है। ये बात प्रेमचंद ने 1936 में कही, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि आज हमारे जो साथ पुनीत जी हैं उनका भी सम्मान हम करें, जो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और इस बात को स्पष्ट करते हैं लगातार।
पुनीत जी का सम्मान करने के लिए मैं जीविसा हमारे साथ हैं, वो आए, हम पुनीत जी का सम्मान करेंगे। काफी ऊर्जा आप सब में लग रही है, ये ऊर्जा आखिरी तक बनाए रखेंगे तो अच्छा लगेगा। या तो इन बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, तख्त से वो अंबर लिखते हैं कलम वाले लोगों के लिए, हम सब कलम के सिपाही हैं। या तो इन बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। इसी के साथ आज का विषय मैं आपको बता देता हूँ। हमारे दोनों अतिथि आपसे संवाद करेंगे, उस बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। मेरे पास तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं सीधा विषय आपको बताता हूँ। न्यू मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर अवेयरनेस और कल्चर डायल्यूशन, इस विषय को अपने जहन में, अपने दिमाग में रखें और हमारे अतिथियों को सुनें। बहुत बहुत स्वागत है संजय द्विवेदी सर और पुनीत सर। तो आपका काम में बोल सकते हैं, लेकिन 20 मिनट अगला सेशन भी होगा यार। हाँ, 1 घंटे का सेशन सर हमारा है सर। बहुत धन्यवाद, और पुनीत जी के साथ बैठने का मौका मिला, इसी बात से खुश हूँ। जिंदगी में कोई आ जाए इससे अच्छी क्या बात है। तो एक नए मित्र बने और इतने सारे दोस्त बैठे हैं। मैं आप सबको जो है गुड मॉर्निंग कही देता हूँ, तो गुड आफ्टरनून भी होगा, फिर भी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सबसे अच्छी होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे युवाओं को एक साथ देख पा रहा हूँ। आप सोचते हो कि शिक्षक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जून में हमारा कैंपस बंद हुआ, अभी कल खुला है, तो अभी मैंने देखा ही नहीं। दरअसल पहली क्लास हो रही मेरे इस तरह से मेरी, क्योंकि मैं परसों जो उनका पहला सेशन था उसमें मैं था नहीं, बाहर था। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी भी किस्मत खुल गई आप लोगों को पाके। न्यू मीडिया का बड़ा इस समय क्या कहते हैं हल्ला है, बड़ा आतंक है, और मैं तो उसका क्या कहते हैं उपयोग करता भी हूँ, शिकार भी हूँ और उपभोक्ता भी हूँ। शिकार ज़्यादा हूँ क्योंकि कुर्सी मेरे पास है, कोई कुछ भी टैग करता, कुछ भी कहता है। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया तो पहले दिन एक भैया ने लिखा गौ भक्त है, गोबर खाता है, दिमाग में भी गोबर भरा है। तो मुझे उस दिन उसके महत्व का पता चला। पर मैंने इस तरह की बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं आई उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। धीरे से कोई मेरे खिलाफ कुछ लिखता नहीं, तो मुझे पता चला कि अगर आप इसका न्यूनतम इस्तेमाल करें तो सुरक्षित रह सकते हैं, और प्रतिक्रिया तो बिल्कुल ना करें। तो मैं अपने विद्यार्थियों से जो मेरी बात मानते हैं, जो सब मानने जरूरी नहीं, लोकतंत्र में तो सबकी अपनी अपनी राय है, मैं कहता हूँ बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। ये डिजिटल सत्याग्रह है इस दौर का। बुरा टाइप करोगे, बुरा विचार बनेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा, सफाई देते नहीं बनेगी। बुरा लाइक करेंगे तो भी समस्या है, और शेयरिंग तो बुरी चीज़ है ही, खराब चीज़ की। बिना चेक किए, बिना रेक चेक किए चीज़ों को फॉरवर्ड करने का जो फैशन है वो ठीक नहीं। तो एक डिजिटल सत्याग्रह की 3 बातें मैंने आपको बताई, इसका ध्यान रखिए। अब डिजिटल मीडिया का प्रभाव है, हमारी ज़िंदगी में जगह बना चुका है। अभी मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपसे बात करूँगा तो आप सब भी अपने मोबाइल में निमग्न हो जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि जो हमारे एकांत है वो भी कोलाहल से भरे हुए हैं, शोर से भरे हुए हैं। हमारा मोबाइल टॉयलेट तक जाता है, हमारी नींदें हराम किए पड़ा है, और बहुत से लोग सुबह उन्नीदे से दिखते हैं जैसे उनकी नींद पूरी ना हुई हो। आंखों के नीचे काले घेरे धब्बे, जैसे कभी ओठ हुआ करते सिगरेट पीने के बाद, वैसी आंखें हो रही। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हर जमाने का अपना दुख दर्द और सुख है, उसको भोगना ही पड़ेगा। अब आप कोई कह दे कि आप इसको बंद करा दो या छोड़ दो, ये संभव नहीं है। इसलिए आजकल लोग डिजिटल सत्याग्रह भी कर रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स भी कर रहे हैं। थोड़े दिन मुक्त रहते हैं, अपनी परीक्षा लेते हैं कि मैं 1 हफ्ते नहीं चलाऊंगा फेसबुक या इंस्टाग्राम, देख तो कर पाता हूँ क्या। सफल भी होते हैं जिनमें संकल्प शक्ति होती है।
तो बड़ी कमाल की चीज हमारे हाथ में आ गई है। इस कमाल की चीज से बचना मुश्किल है, तो इसका सही इस्तेमाल सीखना चाहिए। इसलिए मैंने दूसरा सब्जेक्ट लेके आया, डिजिटल लिटरेसी, मीडिया साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी या मीडिया साक्षरता जो कहिए, क्योंकि मीडिया में ही बचा है। क्योंकि जो मीडिया कहने के दावे में थे या जो खुद को मीडिया समझते थे, वो मीडिया रहे नहीं। मनोज मुंशी ने लिखा है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, और हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। तो हाल बहुत बुरा है, परंपरागत मीडिया की हालत खराब है। आपकी पीढ़ी जिसका दिल जीतने के लिए सारा मीडिया लगा है, वो मीडिया को छोड़ने पर आवाज, वो कहते हम आपका मीडिया नहीं चाहते, अखबार पढ़ने को तैयार नहीं, टेलीविजन वो देखते नहीं, सब कुछ मौजा डिजिटल चल रहा है। तो मैं अच्छा बुरा तो नहीं कहूँगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि हर समय का अपना माध्यम होता है। कभी हमारे लिए अखबार धर्म ग्रंथों की तरह थे, हम उसको धर्म ग्रंथों की तरह पढ़ते थे, और उसको पढ़े बिना लगता था दिन शुरू नहीं होगा। फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन को भी मुंह धोकर देखते रहे। एक जमाने में हमारे माता पिता ने हमें हिदायतें दी, पुनीत भाई, हिदायतें दी कि उपन्यास मत पढ़ा करो, बिगड़ जाओगे, कविताएं मत पढ़ा करो, बिगड़ जाओगे। हमने हिदायतें दी अपने बच्चों को, फिल्में मत देखा करो, बिगड़ जाओगे, टेलीविजन मत देखा करो, बिगड़ जाओगे। कोई नहीं बिगड़ा, सब बने। जो जिन्होंने क्लास बंद करके फिल्में देखी वही बने, जिन्होंने रातें उपन्यास पढ़ने में काली की वो भी बने, जो शरद चंद्र शेखर एक जीवनी पढ़ते रहे वही बने, जो टेलीविजन देखते हुए बने। हमारे जैसे जो सिर्फ अखबार ही पढ़े हैं वो भी बने। डीजी तो बनी गए भाई, वो डायरेक्टर कह रहा है मैं तो डीजी हूँ। तो जब मैं डीजी बना, मजे की बात है, मेरी बेटी 8 साल की है। उस समय मैं माखनलाल चौधरी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में, उसका मैं वाइस चांसलर था। तो मेरे किसी सहायक ने, सहयोगियों को ज्यादा खुशी होती कि जा रहा भला टली, तो उसने उचक के मेरी बेटी को बताया कि हमारे पापा डीजी बन गए। मेरी बेटी को क्या पता डीजी क्या होता है, वो तो वाइस चांसलर भी नहीं जानती। मेरे पास आई, जब मैं शाम को दफ्तर से आया, मेरे पास आई, पापा आप डीओजी क्यों बन गए? तो कई बार बच्चे समझ जाते हैं कि आप क्या हैं, लोग नहीं समझ पाते कि आपकी जगह क्या है। पर डिजिटल मीडिया जो आया है, इसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत जबरदस्त है। मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने कुछ आंकड़े देखे, वो मैं आंकड़े से पढ़ता हूँ, हालांकि आंकड़े बोर करते हैं, पर आपको जानना चाहिए कि डाटा के बिना आजकल काम चलता नहीं, मोबाइल भी नहीं चलता। आटा के बिना जिंदगी चल जाती है, पर डाटा के बिना नहीं चलती। आप कभी देखिए, आटा न मिले चलेगा, पर डाटा बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा। मैंने इसमें पढ़ा कि एक दिन में सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा 3.2 बिलियन यानी 320 करोड़ से ज्यादा फोटोज को शेयर किया जाता है। एक दिन में फेसबुक पर 8 बिलियन यानी 800 करोड़ से ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं। एक इंटरनेट यूजर के पास लगभग 9 सोशल मीडिया अकाउंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनाने वाले शुरुआती लोगों में 18 से 29 साल के लोग हुआ करते थे, लेकिन हाल के वर्षों में 50 से 64 साल की उम्र के लोग फेसबुक का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। हमने गाना सुना होगा, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, या दादाजी कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 145 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 3 अरब 99 करोड़ हो गई है, जो दुनिया की आबादी का 51% है। अब ये कम्युनिकेशन की दुनिया जो है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वालों की नहीं रही। किसी कंपनी में जब 51% शेयर आपके हो जाते हैं, कंपनी आपकी हो जाती है। तो ये कंपनी अब सोशल मीडिया की है, जिसको भैया जानकार है, यानी हमारी दुकानें बंद होने के कगार पे है। फरवरी 2022 तक भारत में लगभग 658 बिलियन यानी 60 करोड़ 58 लाख एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे। इन यूजर्स में 40 करोड़ 67 लाख लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इनमें 81% लोग व्हाट्सएप पर, 76% लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुल मिला के ये कहने का मेरे आशय ये है कि मैं जरा आप भी इसकी दिव्य रूप को देखें कि इस समय का जो माध्यम है वो दरअसल न्यू मीडिया बन चुका है, डिजिटल मीडिया बन चुका है। इससे आप बच नहीं सकते। देखिए, एक ही चीज सत्य है जीवन में, परिवर्तन होकर के रहेगा। बदलाव को आप रोक नहीं सकते। ठीक है, हमारी जिंदगी में
हमारा जितना व्यवहार है वो धीरे धीरे डिजिटल पे चला गया है। ठीक है, हम कितनी भी उसकी आलोचना करें, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज तक एटीएम नहीं चलाया है। ठीक है, इसलिए नहीं चलाया कि एटीएम में धोखा हो जाएगा उनको, ऐसा हमको लगता है। और एक हमारे गुरुजी हैं, वो इतने विश्वास करते हैं सामने वालों पर, उनके एटीएम कार्ड उनके सहायकों के पास ही रहते हैं और इतने उदार हैं वो कि कहते हैं कि आपने यार मेल तो भेजा सर, जरा पी आ जाए तो मैं मेल देख के बताता हूँ। यानी उन्होंने समाज को अपना सब सौंप रखा है आर्थिक क्रिया भी, और अब उनका मेल भी कोई और ही चेक करता है। ऐसे हिंदुस्तान में ये चीज चलती है। हिंदुस्तान में बैलगाड़ी भी चलती है, हिंदुस्तान में जेट भी चलता है, हिंदुस्तान में अखबार भी चलेगा, हिंदुस्तान में टेलीविजन भी चलेगा, हिंदुस्तान में डिजिटल भी चलेगा, क्योंकि ये ऐसा देश है जो बहुत बहुस्तरीय रचना का देश है। अभी आप देखिए पिछले साल के आंकड़े देखिए डिजिटल के, तो खूब आपको दिखेंगे बड़ी ग्रोथ है। तो प्रिंट का देखिए 13% तो प्रिंट की भी ग्रोथ है। मैंने 13% ग्रोथ मजाक नहीं होती है। 13% पिछले साल के आंकड़े बता रहे, 13% प्रिंट में भी ग्रोथ देखी जा रही है, जबकि प्रिंट के जितने हाउस है घबराए डरे हुए, डिजिटल पर बड़ी स्मार्टली शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक साथ ये चीजें चलती रहती है। यानी कम्युनिकेशन की जो हमारी दुनिया है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, वो कहीं सिमट नहीं गई। टेलीविजन भी चल रहा है, फिल्में भी चल रही हैं, सब चल रहे हैं, और डिजिटल भी चल रहा है, चलेगा भी। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, हमारी जो पूरी जिंदगी है, हमारा खान पान है, हमारी जो ओला उबर प्रैक्टिस है, वो सब बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि इसमें कल्चर कहां से आ गई, जो आपने विषय दिया। कल्चर का इससे क्या लेना देना पर है। आप देखेंगे कि डिजिटल मीडिया के इमर्ज होने के बाद, पुनीत जी, www बेस्ड जो माध्यम आए हमारे पास, इनके बाद अचानक हमारी जो कल्चर है, जिसपे हम फूले नहीं समाते हैं, इतिहास की कहानियां सुना सुना के हम पागल हुए पड़े हैं कि हमारा ऐसा देश था, हमारा ऐसा देश था, इतने महान थे, इतने महान थे, पर दुनिया नहीं मानती थी। हम कहते थे पर दुनिया नहीं मानती थी। पर ये जो वैश्वीकरण हुआ तथाकथित, जिसके नाते हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी किताबें हैं, हमारा ज्ञान है, वो दुनिया भर के सामने अचानक खुल गया। उसके पहले भी जो बहुत ज्ञान में डूबे हुए लोग थे, वो बहुत पकड़ पाते थे इस चीज को। जैसे जर्मन में बहुत काम हुआ संस्कृत को लेकर के, तमाम देशों में कुछ स्कॉलर्स ने इंडियन कल्चर, उसकी वैल्यूज को पकड़ने की कोशिश की, जैसे मैक्स मुलर से लेके बहुत सारे नाम आते हैं। और अपने अपने कारणों से भारत को जानने का प्रयास किया, भारत के ज्ञान को जानने का प्रयास किया, भारत की जो बौद्धिक संपदा है, भारत की जो नैतिक उपस्थिति है, उसके बारे में जिनकी रुचि थी वो जानना चाहते थे। पर वो इस तरह से चीजें वायरल नहीं हो रही थी। पर आप देखिए इस डिजिटल ने क्या किया, हमको 3 ताकत दी, 3B। पहला भी है वॉइस की, क्योंकि हम शुद्ध स्मृति परंपरा के लोग हैं। हमारी आवाज में इतना दम था कि हमारी कहानियां सुनाई जाने लगी, और क्योंकि ये डिजिटल माध्यम मिला, तो जो हिंदुस्तान हमारी कहानियों को सुन रहा था, दुनिया हमारी कहानियों को सुनने लगी। हम अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, अच्छी हिंदी बोलने वाली, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले देश है, बहुभाषी समाज है हम, ये आपको पता है। हर विद्यार्थी को 3 या 4 भाषाएं आती है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा, हर व्यक्ति यहाँ का बहुभाषी है। तो जो हमारी बहुभाषिकता थी, उसने हमारी रेंज भी बहुत बढ़ा दी। ये अपने आप में पावर है हमारी। इन 3-4 भाषाएं जानते हैं, बोलियां भी 1-2 जानते ही, तो उसके नाते इस बहुभाषिकता ने हमारी रेंज बढ़ा दी। हम जो बोल रहे थे उससे हिंदुस्तान या भोजपुरी क्षेत्र या अवधी क्षेत्र में सुना, पूरी दुनिया के अंदर सुना जाने का एक अवसर हमको प्राप्त हो गया कि हमारी बात को दुनिया में भी जाना जाने लगा। पहला भी है वॉइस कि जैसे मान लीजिए अभी ऋषि सुनक जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, अब मैं उनसे कहूँ कि ये जो मैं अपनी किताब भेज रहा हूँ, भारत बोध का नया समय, इसको पढ़िए, तो कहेंगे यार टेक्स्ट पढ़ना तो मुझे बहुत पुराना है, पर मैं उसको वीडियो उसका भेज दूं या उसका मैं ऑडियो भेज दूं, इस किताब को सुन लो तो सुन लेंगे। ऐसे दुनिया में तमाम लोग हैं जो सुन सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, और अंग्रेजी में टेक्स्ट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सुन सकते हैं।
तो वॉइस ने बहुत हमारी कल्चरल वैल्यूज को दुनिया के अंदर भेजा। फिर आया वीडियोस। वीडियोस इतने एम्पावर्ड करने वाली चीज है कि आप देखिए इसकी ताकत को देखिए। 1 मिनट के, 2 मिनट के, 2.5 मिनट के जो वीडियोस ये जो यूट्यूब पे अपलोड हुए या अलग अलग माध्यमों में अपलोड हुए, उसके माध्यम से सारी दुनिया में भारत की कल्चर ने एक प्रवास किया। सब जगह आज हिंदुस्तान की रिचुअल्स के बारे में लोग जानते हैं। हमने एक छोटे से वीडियो बनाए हिंदी में, इंग्लिश में, अन्य भाषाओं में लगा दिए, चले गए। क्योंकि लोग नई चीजों को जानना चाहते हैं, नई चीजें जुड़ना चाहते हैं। ये एक माध्यम है कि टूल को हम कई बार बहुत ज्यादा गालियां देते हैं। टूल की कोई गलती नहीं है, ये टूल है ना माइक, इसलिए है कि मेरी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके, इसलिए। अब इस पर मैं क्या कह रहा हूं इसका जिम्मेदार मैं। ऐसे डिजिटल मीडिया टूल की तरह आप उसको समझें, उसका सही और सतत इस्तेमाल करें, आपके फायदे की चीज है। और अगर उस टूल में आप डूबी गए, मतलब माध्यम आपका इस्तेमाल कर रहा है या माध्यम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग अंतर है। अगर आप माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है जिसने आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और आपकी जो एक चेतना है उसको वैश्विक बनाने का मौका दिया है। पर इसकी उलट ही अगर आप इसके उपभोक्ता हैं, सिर्फ इसके आप मतलब एक तरह से रोगी, एडिक्शन आपको है इस चीज का, तो वो आपको प्रॉब्लम ही कर सकता है। ज्यादा अति तो हमारे कही गया है, अति सर्वत्र वर्ज्य, अति तो किसी चीज की ठीक नहीं है। जैसे कोई सोचो 12 घंटा वीडियो देखूंगा तो बहुत सारे पागल खाने हिंदुस्तान में और साइकिलिस्ट को नौकरी बढ़ जाएगी, उनके उनको काम बढ़ जाएगा, मेडिकल वाले लूट खाएंगे आपके खानदान को, बच्चा आपका सड़क गया। तो अति किसी चीज की अच्छी नहीं, पर प्लेटफॉर्म्स का यूज करना ये एक अपने आप की चीज है। तो मैंने आपसे कहा कि एक वॉइस, दूसरा वीडियो, तीसरी जो ताकत हमारी जिसको हम समझ पा रहे हैं धीरे धीरे, वो है वर्नाकुलर। हमारी भारतीय भाषाएं जिनको वर्नाकुलर कह के लांछित किया गया, ये वर्नाकुलर नहीं है, ये सब भारतीय भाषाएं जो हमारी 22 भारतीय भाषाएं संवैधानिक, ये वैश्विक भाषाएं। ग्लोब पर कहाँ हिंदुस्तानी नहीं है, कहाँ बंगाली नहीं है, कहाँ मराठी नहीं है, कहाँ तमिल व्यक्ति नहीं, कहाँ गुजराती नहीं है, कहाँ मराठी नहीं है, सब पूरे ग्लोब पर हिंदुस्तानी बसता है। और हिंदुस्तानी जहां जहाँ गया है ग्लोब पे, वो अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसका जुड़ाव है। वो हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। मैं आपसे बताता हूँ घटना। जैसे अभी मेरे घर में कोई आएगा IMC कैंपस में, मैं अपनी बेटी से कहूंगा, बेटा अंकल आए, पुनीत जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनको अच्छी सी पोएम सुनाओ। और जैसे मेरी जगह बदल जाएगी, मैंने ट्रिनिडाड गुयाना ब्रिटेन कहीं जाके बस जाऊंगा, और फिर मेरे घर में जब पुनीत जी आएंगे, मैं अपनी बेटी से कहूंगा कि बेटी इनको अभी तुरंत गायत्री मंत्र सुनाओ, या कोई अच्छा श्लोक पढ़ के सुनाओ, अच्छा अच्छी कोई हिंदी की पोएम सिखाओ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने रूट से जुड़ा हुआ हूं, ये मुझे उनको बताना है। और हिंदुस्तान में मैं हूं तो मुझे बताना है कि थोड़ा सा अंग्रेज भी हूं, मेरी बच्ची को ऐसी पोएम आती है, मुझे भले हिंदी मुझे आती है, पर मेरी बेटी बहुत अंग्रेजी की पोएम अच्छी पढ़ती है। ये जो एक कल्चरल वो है, इसको भी समझने की जरूरत है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया में इस समय भारत के फुटप्रिंट किस तरह देखे परखे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक आकर्षण है भारत को लेकर के, भारत के विचार को लेकर के। क्योंकि देखिए बाजार में भी हम जाते हैं, बेस्ट चीज लेके आते हैं, सबसे अच्छी चीज जो भी वही खरीदेगा, ठीक है ना? बेस्ट, सबको अच्छा चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए। वो विचार हो, वो किताब हो, वो कविता हो, कहानी हो, फिल्में हो, कोई भी चीज हो, वो बैट्स हो, टोपियां हो, कोई भी चीज हम अच्छी खरीदते जो अच्छी दिखे और हमारे उपयोग की हो। तो आप ही जानिए कि क्योंकि हम बेस्ट हैं, इसलिए नहीं कि हम ये कह रहे हैं, क्योंकि परंपरा से हमको सिखाया गया। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया के हर विचार में ये बात बताई गई कि वो श्रेष्ठ तो हैं पर अपने लिए श्रेष्ठ है। हमारा अकेला ऐसा विचार है जो वैश्विक विचार है। हम कभी भारतीयता, भारत की बात करते नहीं। लोग कहते हैं भारत प्रेमी लोग कम क्यों हैं, लोग भारत से इतनी मोहब्बत कम क्यों करते हैं। वो दिमाग ही हमारा वो है ग्लोबल, पहले दिल से हम ग्लोबल सिटीजन है। अकेला हिंदुस्तानी है जो ग्लोबल सिटीजन है। अमेरिका में भी अमेरिकन मिलेंगे आपको, आप समझिए। क्योंकि प्रतिक्रिया में बने हुए जो देश होते हैं, किसी खास भावना से बने हुए जो देश होते हैं, वो अपनी उस बात को पहले मानते हैं, बाकी चीज को बाद में मानते हैं। जैसे पाकिस्तान का आपको उदाहरण देता हूं, वो हिंदुस्तान की घृणा पर बना हुआ देश है। उसके जीवन मरण का प्रश्न है हिंदुस्तान से घृणा। जिस दिन वो हिंदुस्तान से घृणा करना बंद कर देगा, पाकिस्तान खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि घृणा पर बना हुआ मुल्क है।
ऐसे सारी जो हमारी जो राष्ट्रीयताएं हैं वो किसी न किसी कारण से बनी हुई है, इसलिए सबसे बड़ी चीज उनके लिए वो है, बाकी सब धुएं में। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है दुनिया का जो वैश्विक सोच रखता है। वो कभी अपना विचार करते ही नहीं कि मैं भारतीयों का कल्याण हो। जैसे हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हम ही कह पाए अयम निजा पर्ववेति गणना लभ्येत्साम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। पुराणों में क्या लिखा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूज्याय पापाय परपीडनम्। इसमें न हिंदू की बात है, न मुसलमान की बात है, न भारतीय की बात है, न वैदिक किसी की बात नहीं, न सनातन धर्म की बात है। वैरी जो हमारी अप्रोच है वो वैश्विक है। इसलिए आप देखते होंगे हिंदुस्तानी जैसे हिंदुस्तान छोड़ता है उससे अच्छा आदमी विश्व में खोजना मुश्किल है, और जैसे वह हिंदुस्तान लौटता है उससे बुरा आदमी खोजना मुश्किल है। ये वैसे ही है जैसे हम हवाई अड्डे पर हैं और हम बस अड्डे पे हैं। बस अड्डे पे हमारा क्या व्यवहार? हम खिड़की खोल के खिड़की से थूकते हैं, क्योंकि हमें पता है खिड़की लगाई गई खोलने के लिए, पर जहाजों में खिड़कियां नहीं होती तो हम वहां डस्टबिन पूछते हैं एयरपोर्ट पे जाके। आप एटीट्यूड पे अंतर देखिए हिंदुस्तानी को, इतना एडजस्ट करने वाला दुनिया में आदमी कोई नहीं मिलेगा आपको। सेम आदमी, उसी आदमी का व्यवहार आप देखिए एयरपोर्ट पर, उसी हिंदुस्तानी का व्यवहार देखिए आप हवाई अड्डे पर या बस अड्डे पे। मतलब वो सेम आदमी दो तरह का आचरण कैसे कर सकता है? आप ये भी कह सकते हैं बड़ा नकली आदमी है, ये दो तरह का आचरण करता है। गाँव में कुछ जाके बातें करता है, दिल्ली कुछ बोलता है, वहां जा कुछ बोलता है, एडजस्टमेंट उसका है। पर ये चीज जो अनुकूलन है उसका, ये उसको बड़ा बनाता है कि वो कहीं भी जाके एडजस्ट कर जाता है सिस्टम से। जैसे माने मुंबई गया दिल्ली वाला भाई, जहाँ गुजर हुआ है हमारे जैसे लड़के, दिल्ली मुंबई गए, खर्च से लाइन में लगते हैं तो यहाँ धक्का मारते दिल्ली में, क्योंकि यहाँ अलग कल्चर है। दिल्ली में चढ़ के, दिल्ली तो जीतने का शहर है, यहाँ जीत लोगे तो राजा हो। और मुंबई में थोड़ा सिस्टम से लगना पड़ता है, थोड़ा सोशलिस्टिक दिमाग वाला शहर है, कस्मो है, थोड़ा लाइन में लोग लगा लेते हैं, सारा अनुशासन छोड़ देते हैं। हमारे जिस राज्य से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार से, उन राज्यों के बच्चे भी वहां जाकर बड़े अनुशासन से रहते हैं, भले आप उनसे डरो या जो करो। तो ये चीज है कि हिंदुस्तानियों में एडजस्ट करने की क्षमता विरल है। ऐसा एडजस्टमेंट दुनिया में कोई मुल्क के लोग नहीं कर सकते, इतनी सारी भाषाओं में संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुभाषिकता हमारे डीएनए में है, हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग से बोलते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक तरह से हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके प्रवासन का मौका देती है, उसको एक तरह से वैश्विक स्वीकृति देती है। और इसलिए आपने देखा कि बड़े बड़े जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं दुनिया के, उन्होंने अपने घरों में दिवाली बनाई, क्योंकि उजाले से किसको परहेज है? कोई कस्टम हमारा ऐसा नहीं जो सामने वाला उसको स्वीकार न कर ले। जैसे दिवाली दो चीज जुड़ी हुई, एक साफ सफाई, एक उजाला करना, आदमी स्वीकार कर लेगा। किसको साफ सफाई पसंद नहीं? आदमी गंदा आदमी भी साफ घर में रहना चाहता है, गंदगी फैलाने वाला भी चाहता है कि मेरे साथ सब, मतलब मुझे ना करना पड़े, कोई साफ कर दे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ फेंक दिया कचरा, पर मैं नहीं चाहूँगा वहां पड़ा रहे, मैं चाहूँगा कोई आके साफ कर दे, मुझे नहीं करना पड़े, इतना ही बस हो सकता है। तो एक तरह से जो एक हमारी जो संस्कृति को एक मौका मिला है, अन्य अन्य कारणों से, हमारी भाषाओं के नाते, हमारे लोगों के प्रवास के नाते, हमारी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के आने के नाते, एक हमारे बारे में लोग जान रहे हैं। और जब आप दुनिया के बाहर, जब भारत के बाहर आ जाते हैं, तो आपको पता चलता है हिंदुस्तान के पासपोर्ट की इज्जत क्या है, तब आपको पता चलता है हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है। जब आप एक किसी एयरपोर्ट में उतरते हैं, अच्छा पुनी ऐसा करके वो देखेगा आपको, हिंदू खुश, मतलब हिंदुस्तान से आना, हिंदुस्तानी होना अपने आप में गौरव की बात है। मतलब एक तरह से लोग जो है धीरे 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 हिंदुस्तान को जान रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एक रोल हमारी फिल्मों ने अदा किया, हमारे लिटरेचर ने अदा किया, हमारी ज्ञान परंपरा ने अदा किया। जैसे जैसे लोग हमें जान रहे हैं, क्योंकि तो वो जानने के बाद मोहब्बत होती है, पहले हो जाती है जानने के बाद। जब आप जान जाते हैं तो रिश्ता लंबा चलता है, संबंध लंबे चलते हैं। तो हिंदुस्तान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। या चलो हम कहते खुद बनो और फिर भारत को बनाओ। आप खुद ही कटोरे खड़े हो तो बनाओगे क्या? और दूसरा, हिंदुस्तान की कल्चर में जो अद्भुत एक चीज है कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और जो कहते हैं भौतिकता, विटलिज्म, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। जिसके लोग कहते हैं कि हमने संन्यास ले लिया, सब छोड़ दो ना। हिंदुस्तान में भौतिकता और आध्यात्मिकता में कोई द्वंद्व है ही नहीं। हमारा देवता 56 भोग लगवाता है, सचिया 56 भोग।
जिस समाज का देवता 56 भोग आपसे आग्रह कर रहा भक्त से, वो क्या आपसे कहेगा तुम सूखी रोटी खाओ? जो भोग लगाओगे वही तो अंत में खाओगे, कि भगवान खा जाएंगे? आपके क्या होता है, भगवान खा जाते हैं? सबका भोग भगवान छोड़ते हैं, आपको ही खाना लास्ट में। जब भगवान शायद खाना शुरू कर देते हिंदुस्तानी भोग लगाना बंद कर दे, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि भगवान खाते नहीं जानते, मुझे ही खाना है, इसलिए मैं श्रेष्ठतम भोग लगाता हूँ। और 56 भोग को उच्च माना गया, भगवान को प्रसन्न करना है तो 56 भोग लगाना है। जो देवता 56 भोग खा रहा है, ले रहा है, वो समाज से क्या कहेगा, तुम हमें 56 भोग लगाओ, तुम सूखी रोटी खाओ अपना। और आप देखिए, चित्रों को देखिए अपने देवी देवताओं को, भले वो जैसे भी बनाए गए हो, कितनी वेल ड्रेस्ड लोग हैं। लक्ष्मी नारायण का कभी चित्र देखिए, क्या सौंदर्य है, अप्रतिम सौंदर्य है। किस ड्रेस डिजाइन की होगी, 20-25 किलो तो सोने लगा हुआ शरीर, हीरे माणिक किए वो, मतलब एक समृद्धि को हमारे यहाँ बुरा नहीं माना गया। एक अच्छा सुंदर समाज, समृद्ध समाज, खाया खाया समाज गलत नहीं माना जाता। हम लोग जीरो फिगर का कंपटीशन करने लोग हैं ही, अपने आप बॉडी फिट रहती है, तर माल खाते हैं, ये सब अच्छे विचार आते हैं। दिन पे होता है ना, भोग लगता है, फिर महाभोग, महाप्रसाद, मतलब प्रसाद के भी स्टैंडर्ड्स हैं। तो एक जो समाज में किसी तरह का द्वंद्व नहीं है हमारे यहाँ, कि हम आध्यात्मिक हो गए यानी हमें भूखा मरना है, हम आध्यात्मिक हो गए यानी हमें अब जो है कुछ नहीं करना ना। तो हमारे यहाँ इस चीज की व्यवस्था पूरी बनी हुई है कि एक सुखमय और हमारा जीवन किस लिए है, आनंद के लिए। ये ध्यान रखिए, जीवन आनंद के लिए। जब जीवन आनंद के लिए है तो आपको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, सब कुछ अच्छा चाहिए, तभी तो आनंद होगा जीवन में। भाई खूब अच्छा खाना मिल गया, अब इस तरह अच्छा नहीं है तो नींद आएगी। तो सब कुछ अच्छा होगा, जब सब कुछ अच्छा होगा तो यानी कि वो हमारी स्पिरिचुअलिटी का काम। जब सब कुछ हमारे पास होगा तो हम हाय हाय करना क्यों करेंगे? हाय हाय जब हमें सब बैठे बिठाए मिल रहा है तो क्यों करेंगे? और आप देखिए इतने आक्रमण हिंदुस्तान पे हुए, आक्रमण क्यों हुए? क्या झोपड़ी में डाका पड़ता है क्या? आप कोई से किसी पड़ा कि झोपड़ी में डाका पड़ा? महल में पड़ता है, जहाँ पैसे होते हैं वहाँ डाका पड़ता है, वहाँ गार्ड गार्ड, सुरक्षा गार्ड सब लगाए जाते हैं जहाँ धन होता है। इसलिए अगर हिंदुस्तान पे बार बार हमले हुए हैं तो हिंदुस्तान टहलने आने वाले लोग नहीं थे, लुटेरे थे। आए उन्होंने हमला किया, लूटे पटे चले गए, कुछ का दिल लग गया यहीं रह गया, किसी मोहब्बत हो गई, प्यार कर लिया, यहीं बस गया, यहाँ की लड़कियां इतनी खूबसूरत, यहीं शादी कर ली, यहीं रह गए, बोले नस्ल सुधर रही हमारी, चलो यहाँ रहेंगे। तो ये सारी चीजें, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, उसको आप इस बात से समझिए कि आज दुनिया भर के अंदर लोग इस संस्कृति को जानना चाहते हैं, क्योंकि ये संस्कृति शांति की, सद्भाव की, मैत्री की। और देखिए यहाँ कोई अपना पराया नहीं, कोई नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सबको बराबर प्यार करने वाले। ऐसा नहीं कह सकते कि आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं या दुनिया की किसी दुनिया में रह रहे हैं, हम सबको समान भाव से प्रेम करने वाले लोग हैं। हम कभी जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इसके नाम पर या किसी पूजा पद्धति के नाम पर किसी के साथ भेद रखने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमने ही कहा आलोभद्दा कर्तो यंत्र विश्वता, सभी दिशाओं से हमें कल्याणकारी विचार आने दीजिए। हमने अपनी खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए। और मैं आपको बताऊं पुनीत जी कि IFC में आने के बाद हमने अपना जो लोगो था उस लोगो में लिखा नहीं, लोगो में हमने जनसंचार संस्थान का नाम भी लिखवाया और ये मंत्र लिखवाया, वेद का मंत्र है, आलोभद्दा कर्तो यंत्र विश्वता, मास कम्युनिकेशन के लिए। इससे अच्छा विचार क्या हो सकता है बताइए? और इससे अच्छा कोई हो तो बताइए। आलोभद्दा कर्तो यंत्र विश्वता, हमें सब दिशाओं से कल्याणकारी विचार प्राप्त है, क्योंकि हम सब इस जमीन पर आए हैं सुख के लिए, आनंद के लिए, वैभव के लिए, अच्छा सुंदर जीवन जीने के लिए। लक्ष्मी नारायण की तरह हमारी जिंदगी हो, वैभव से भरी हुई हमारी जिंदगी हो, हम सुख समृद्ध भारत देख सके जहाँ पर कोई दरिद्र ना हो, कोई दुखी ना हो। इसीलिए अमृत काल का स्वप्न हम देख रहे हैं कि ये जो 75 वर्षों की हमारी यात्रा है, वैभव से भरी हुई यात्रा है। आने वाले 25 वर्षों में हम अपने सब प्रकार के संकटों का हल करेंगे। जो गुलामी के कालखंड में दिए गए हमें अभिशाप है, जिनके नाते हमारा एक तरह से नैतिक पतन भी हुआ, एक तरह से हम सांस्कृतिक रूप से भी गिरे, अपनी जड़ों से विमुख हुए, और साथ साथ हमारे अंदर हीन भावना पैदा हुई। आज हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम क्या है? उसके अंदर हीन भावना है, वो मान ही नहीं रहा है कि हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज है। अच्छी चीजों पे भी एक तरह से जब आप बहुत अच्छा चित्र लगा हुआ है उसको आप साफ सफाई नहीं करते तो धूल जम जाती है। उस सुंदर जो फोटो लक्ष्मी नारायण का है उसको धूल पोंछ पाछ के हमको चमकाना है, अच्छी माला फूल चढ़ाना है, 56 भोग लगाना है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी सर का कि उन्होंने इतना अच्छा वक्ता थे। और जैसा कि मैंने गूगल पे पाया कि कम्युनिकेटर बहुत बढ़िया है, मैं तो मुग्ध हो गया था। इस हॉल से इतर एक दुनिया जो हमें संस्कृति के बारे में सिखा रही थी,
पत्रकारिता के बारे में और समाज के बारे में बता रही थी कि हिंदुस्तान को किस तरह देखना चाहिए, वो दुनिया में हम पहुंच गए थे। आप सब में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप सर से कर सकते हैं, फिर हम पुनीत जी को सुनेंगे अगर किसी का कोई प्रश्न सवाल। एक साथ ही करना। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि पुनीत सर, पुनीत काज जी हमें संबोधित करें, उनको हम सुने। स्वागत। मैं अपना लगी परिचय तो हो ही चुका है, तो यहाँ विमर्श के लिए आए तो बातचीत हम पूरे रखेंगे। और बड़ी बात यह है कि सर को सुना तो जब हम कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की बात करते हैं, पहले तो मैं आप सबसे जान लेता हूँ कि यहाँ सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं क्या? जी सारे जर्नलिज्म के। नहीं, अच्छा आप हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं से कल्चरल टच है। तो कुछ 2-3 सवाल। भारतीय संस्कृति की जब बात आती है, पहला दिमाग में आता क्या है? मतलब क्या है भारतीय संस्कृति, आप बताओ जरा। कल्चर क्या है? मतलब क्या फोटो आ जाती है? डाइवर्सिटी, मतलब एकता, अलग-अलग भाषाएं या यूनिटी की डाइवर्सिटी, विविधता, वैदिकता, ऋषिमुनि, तरीका ऋषिमुनि, राम, रंग, भक्ति, अनुशासन, अध्यात्म, विविधता। विविधता। तो ये शब्द तो ऐसे इन शब्दों के अंदर बहुत कुछ घुसा हुआ है, बहुत कुछ है इसमें। नहीं तो ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति कई लोग, मतलब तो आप सब एक इंटेलेक्चुअल, मतलब मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अदरवाइज तो ऐसा लगता था जब मैं सिंगापुर गया था और बीबीसी में मैंने करीब 8 साल काम किया, 4 साल सिंगापुर में बीबीसी 8 में लॉन्च किया। बहुत सारे सवाल थे, मतलब मैं तो जाने मतलब क्या काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत लोग मिले। तो जनरली होता क्या है, मतलब हमारा जो आज का युवा है, जो हम लोग बात करते हैं अपने ऑफिस में, सब दोस्त बन जाते हैं। तो सवाल क्या होते थे, यार आपके यहाँ बड़ी गरीबी सी है। मतलब मुझे वीडियो दिखाते थे, तो एक वीडियो मुझे आज भी याद है। तो बहुत सारे गाँव वाले घिरे हुए हैं और एक से दिखा रही है, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो मैंने नहीं देखी, मतलब आपको ये दिखाया जा रहा है। देन दे वांट, मतलब फिर रेसिज्म की बात आती थी, तो कलर पे बात हो जाती थी। फिर पूजा पद्धतियों में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं आपके, क्या है। तो सवाल यहाँ पे मेरे साथ बड़ा ये हो गया था कि मैं आंसर क्या करूँ। तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा था कि जब मैं ही क्लियर नहीं हूँ अपनी संस्कृति के बारे में, हम बातें तो बहुत कर रहे हैं दुनिया भर की, अरे भाई पढ़ तो गए हम लोग कि है क्या हम लोग। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ आया रामचरितमानस, फिर वही बोल ये मैं दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी जानने की उत्सुकता है। 2 चीजें हैं, एक समाज और मीडिया। तो बात कर रहे हैं ना कल्चर और मीडिया की, कल्चर और मीडिया ये वही टिके रहते हैं जो सवाल करना जानते हैं, अपने आप से विमर्श करना जानते हैं दुनिया से। तो अगर आप सवाल करना बंद कर देंगे ना, सवाल भी ये नहीं है कि लगे जी जो अभी तक देखा आपने, मतलब मीडिया वालों को कहा कि सवाल पूछ रहे हैं डिस्ट्रक्शन, सवाल जो कंस्ट्रक्ट करें, अपने आप से सवाल करना पूछे, क्या सही खड़े हैं, जाना कहाँ है और आए कहाँ से। तो आए कहाँ से, पहले तो ये जानना शुरू करो। सिंपल, अपनी चीजों में हम जब जन्म लिया था तो आसपास जो भी देखते थे, कीर्तन होते थे, जागरण होते थे, आध्यात्मिकता की बात आपने करी। फिर टीवी जब शुरू हो गया, जब आस्था टीवी होना जाने हमारी मीडिया ने ही, तो उससे पहले कहाँ आते थे इतने सारे रीजनल चैनल्स, तब हमने कथाएं सुनना शुरू करी। लेकिन कथाओं में भी इतनी कथाएं सुननी, शायद अभी तक किसी को कोई कथा ही याद नहीं हुई। तो छोटी छोटी अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास कि आप सब चीजें कर सकते हो, आपके पास ताकत है। मुझे याद है मेरे 2 दोस्त अभी बॉलीवुड में है, उन्होंने एक मूवी बनाई, काशी करके एक मूवी आई थी शर्मिंदगी, तो उन्होंने बताया बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब डायरेक्टर बनना या मूवी बनाना। एक टाइम में ये होता था कि अगर आपको दूरदर्शन तक भी पहुंचना है ना, तो आपको ना जाने कितने बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते थे। आज आपके पास यूट्यूब है यार, आप बनाओ दुनिया भर की, बना कौन कर रहा है आपको। तो सवाल ये है कि ताकत तो बहुत कुछ आ गई आपके पास। सर ने जैसे कहा, मतलब बहुत कुछ सर कह चुके हैं और कुछ मेरे पास बच नहीं रहा है, लेकिन बहुत सरल शब्दों में हम लोग बातचीत करेंगे। ताकत बहुत है आपके पास, बनाने को बहुत है कुछ आपके पास, लेकिन बनाना क्या है, ओरिजिनलिटी है क्या, आइडेंटिटी की बात होती है, आइडेंटिटी आप लोगों की है क्या। हम लोगों ने बातें करी अभी आइडेंटिटी, भारतीय संस्कृति में अनुशासन तो हर जगह है दुनिया भर में, लेकिन हम क्या करें। एक सवाल, क्रिकेट सबको पसंद है क्या? हाथ खड़ा करेंगे, क्रिकेट किसी को पसंद है? सब देखते हैं। तो अभी अंडर 16 और अंडर 19 हो रहा है डीडीसीए का मैच, आप जानते हो रहा है मैच। रणजी ट्रॉफी देखिए, गए कोई? कितनी बार देखा हूँ साल से, अपडेटेड रहते हैं, पर देखने का इंटरेस्ट। आईपीएल कितना देखते हैं सब लोग, हाथ खड़ा करें किसी ने आईपीएल देखा और उसकी टिकट के लिए मतलब भागे हो कि नहीं आईपीएल देखना है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्रिकेट तो क्रिकेट है, चेंज क्या है, मतलब ऐसा क्या है आईपीएल में कि हम आईपीएल की तरफ जाने लगे। कोई बता सकता है आईपीएल में ऐसा क्या चेंज था कि जो ओरिजिनल क्रिकेट था, जो क्रिकेट था, उसको एक्साइटेड बना दिया। इसके लिए यूथ बढ़ता है जाकर यार हमें आईपीएल जाना है, क्रिकेट खरीदनी है, थोड़ा ब्रांडिंग करके हाइप क्रिएट कर, ब्रांडिंग। दूसरा सवाल आप बताएंगे कुछ?
IPL में ऐसा क्या है? सर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट बहुत सर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। एक प्लेटफॉर्म में अलग अलग जगहों से चूज किया गया। सर अलग अलग स्टेट्स की टीम में तो आपस में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट थोड़ा सा उसे ग्लैमराइज कर दिया, मतलब एंटरटेनमेंट जोड़ दिया, तो फॉर्मेट चेंज हो गया। अब आपके पास ताकत है, अपने करियर को डेवलप करो, आप अपने फॉर्मेट्स बनाओ, मना कौन कर रहा है? खोल दो ये दिमाग पूरी तरह से, नए नए फॉर्मेट्स ढूंढो कि किस तरह से क्या किया। इंस्टाग्राम है क्या? एक नया फॉर्मेट, ठीक है। फेसबुक क्या है? नया फॉर्मेट। यू हैव अ पावर टू क्रिएट योर फॉर्मेट्स। वो फॉर्मेट्स में अभी बात सिर्फ मैं वहाँ तक कर रहा हूँ कि क्या क्या आप लोगों के पास चीज़ें आ चुकी हैं, क्या ताकत आपके पास है, उसको यूटिलाइज क्या करना है। तो सिंपली फॉर्मेटिंग करना सीखो, नए नए आइडियाज बनाना सीखो। एक छोटी सी कहानी है, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी आप सुने? हाँ, कहाँ तक सुनी है? कोई बताएगा? एक सर वो रेस वाली सुनी रेस वाली सुनी है ना, मतलब उसमें कौन जीता है? कछुआ जीता है। अब कछुआ क्या कहता है कि भैया ये तो अनफेयर है, मतलब खरगोश को बोलता है। खरगोश कहता है मैं सो गया था और तू तो निकल गया, यार हम दोबारा एक ट्राई मारते हैं। तो ट्राई ये है कि जो सुना होगा आपने कि मतलब पानी है, ठीक है, और कुछ हर्डल्स उसने क्रिएट कर दी, तो आपको वो पार करके जाना है। तो हर्डल्स क्या थी कि दूसरी टाइम में क्या होता है कि खरगोश जीत जाता है और कछुआ हार जाता है। देन दे डिसाइडेड कि अच्छा एक काम लास्ट करते हैं, ये जो पानी है ना, इस पानी को पार करके जाना। अब दोनों जब पहुंचते हैं और ठीक है, तब क्या होता है, कछुआ कहता है तू मेरी पीठ पे बैठ जा खरगोश को, तो वो उसको पानी के पार ले जाता है और दूसरी जगह उसको क्या करता है, खरगोश ले जाता है और दोनों जीत जाते हैं। तो कहने का टाइम है कि अभी कंपटीशन ही कोलैबोरेशन का टाइम है। अपने दोस्तों के साथ ढूंढो कि किसकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है, और किनके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है। फॉर्मेट्स, कोलैबोरेशन, न्यू मीडिया को एक्सेप्ट करना सीखो। अब तो ग्लोबलाइजेशन पहुंच चुका है। आप जब जाएंगे ना सिंगापुर, वहाँ पे दुनिया भर के लोग आपको रोज ही वॉकिंग करते हुए आपको 10 अंग्रेज मिल जाएंगे, अलग अलग सिटीजन्स मिल जाएंगे। भारत में तो अभी आप सिर्फ हम ही है ना। जिस दिन आपको चैलेंज दिखेगा ना कि अच्छा यार बाहर के लोग तो इतने बढ़िया दिख रहे हैं, इतनी बढ़िया सेहतें हैं उन सबकी, हम तो ऐसे दिख रहे हैं, क्या हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, ये सवाल मेरे पास भी आएगा। कभी टाइप करना डंबल्स, ठीक है, हम स्क्वाट्स करते हैं ना जिम में जाके, टाइप करना। आप विकिपीडिया में देखोगे इसकी हिस्ट्री जो दिखा रहे हैं वो महाभारत काल से दिखा रहे हैं। पता है किसी को? ये जो जिमिंग्स है, ये जिमिंग हमारी है भाई, जाके करो स्क्वाट्स, करो एक्सरसाइजेस। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन में वो टाइम नहीं है। क्रिकेट एक तरफ निकला था इंग्लैंड से, जाना हमारी तरफ से जाता है। कल्चर की बात है ना, कल्चर हमारे देश से जाना जाएगा, लेकिन उसके लिए क्वेश्चनिंग करना सीखो, सही क्या है। फॉर्मेटिंग चल क्या रही है, इंस्टाग्राम में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो गाना लगा के उसको आप ग्लैमराइज कर रहे हो, और हमारे लोग क्या है, अडॉप्टिंग कर रहे हैं। अरे अडॉप्टिंग में आप क्वेश्चन करो, अपनी तरफ से देखो क्या सही है गलत है, आप उससे बढ़िया कुछ निकालो। आप 4 एक्सरसाइज की ऊपर बैठक के अपनी डालो यार, क्या दिक्कत है उसमें। सवाल ये है कि एक्सेप्ट करना सीखो, चैलेंज लेना सीखो, लड़ना सीखो। कल्चरल इन्वेशंस तब जीतोगे आप तो पहले अपने कल्चर को जानोगे, और कल्चर जानने के लिए सही और गलत जानना सीखो। सिर्फ अडॉप्ट करते रहना कि उसने कह दिया ये सही है, उसने कह दिया ये सही है, तो हमारे परिवेश में, हमारे उसमें क्या सही है ये जानना। मीडिया का कंटेंट हम ही बनाते हैं, आप ही बनाएंगे, कल्चर ही बनाएगा, लोग ही बनाएंगे वहाँ के, लेकिन दिशा क्या है ये हम सबको बैठ के जानना। बहुत चीज़ें हैं बातें करने की, बहुत चीज़ें हैं डिस्कस करने की, और सवाल ले लेते कुछ बढ़िया रहेगा ताकि बातचीत आगे बढ़े। पूछो यार, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि सर है साथ में और ये मौका नहीं मिलेगा आपको। आप में से किसी का सवाल? तो जब भी बाजार में कोई नई चीज आती है तो हम पुराने वाले चीजों को भूल जाते हैं, तो न्यू मीडिया के आने से क्या हम ओल्ड मीडिया को भूल जाए? सर ये तो हम देखिए ऐसा है, मैंने बताया कि हिंदुस्तान, जापान और चीन 3 ऐसे मार्केट हैं जहाँ की रिपोर्ट्स ये हैं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर की सेल और वो गिर नहीं रही, बल्कि हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ दर्ज हो रही है। और हिंदुस्तान को आपको पता है कि हिंदुस्तान, मैंने ये भी कहा कि बैलगाड़ी जेट यहाँ साथ में चलते हैं, बहुस्तरीय समाज रचना है। दूसरा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाहर की मीडिया से इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। बाहर की मीडिया की वैल्यूज़ अलग है, हिंदुस्तान की मीडिया की वैल्यूज़ अलग है। बाहर का मीडिया निगेटिविटी पे बेस्ड है और उसी नाते वहाँ पे वो खड़ा हुआ। हिंदुस्तान का मीडिया राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी रहा। हमारे सारे बड़े नेताओं ने, जिनका क्या आप नाम ले लीजिए, बाल गंगाधर तिलक से लेकर के गांधी, नेहरू, सब लोगों ने अखबार निकाले और एक तरह से अखबार के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही सम्मान, रिस्पेक्ट की भावना है। आज भी अखबार हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल की तरह है। लोग भले पलटते नहीं होंगे, मैं मानता हूँ आज नई तरह से नहीं पलटते अखबार को, पर अखबार घरों में बुलाए जाते हैं, बुलाए जाते रहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक थोड़ा सा दूसरी जो मार्केट्स हैं उससे थोड़ा सा हिंदुस्तान का मार्केट भिन्न है। इसलिए बहुत ज़्यादा थ्रेट ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। ये ठीक है कि ये
कम्पिटिटिव मार्केट है, तो हो सकता है कि अभी 40 अखबार शहर में 4 अखबार बचे, पर वो अखबार रहेंगे और उनको लोग पढ़ेंगे भी। और क्योंकि आप देखेंगे दुनिया की मार्केट में भी देखेंगे तो अखबारों से तो जरूर रहा, पर किताबें तो पढ़ी जा रही हैं अभी भी। ब्रिटेन में आप जाएँ, अमेरिकन मार्केट्स में जाएँ, बुक स्टोर्स हैं, बल्कि हमारे से ज़्यादा बुक स्टोर्स हैं, ज़्यादा बुक लवर्स हैं। तो ये कोई ऐसा, और हमारा सेगमेंट इतना बड़ा है कि आबादी हमारी इतनी बड़ी है कि थोड़ी सी भी अगर ग्रोथ अगर होती है तो वो करोड़ों की होती है। बाकी दुनिया के मुल्कों में जैसे आप देखेंगे कि स्पेन है, फ्रांस है, अलग अलग लैंग्वेज है, छोटे छोटे यूरोपीय देश हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनका कितना है आबादी। हमारी बांग्ला जो है, हिंदुस्तान हिंदी की बात दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, तो हमारी एक ही भाषा के बाद करोड़ों की संख्या में रीडर्स हैं, करोड़ों की संख्या में, मतलब लाख लाख वाले तो है ही नहीं। तो वो भी एक चीज़ है कि एक अपने जब आप रूट से जुड़े होते हो तो आप अलग अलग, आपने देखा होगा ये डिजिटल फॉर्मेट आने के बाद अब तो मतलब ब्रजी, भोजपुरी और भी मतलब जो बोलियां हैं जिनका उस तरह का टैक्स नहीं है, उस पर भी बहुत सारा काम हो रहा है, लोग अपनी बोलियों पे काम कर रहे हैं। अब तो मतलब एक अलग समय आ रहा है कि बल्कि भारत की जो बोलियां हैं वो भी रिवाइव हो रही है, क्योंकि टैक्स नहीं था उनका, टैक्स न होने के नाते वो एक तरह से हंसी में जा रही थी। आप क्योंकि जब मैंने वॉइस की बात की, वॉइस आ गया, वीडियो आ गया, तो उसको प्रिजर्व करने का भी हमारे पास इंतजाम हो गया। जैसे कि हमारे गांव में विवाह के गीत हैं, मैं नोट नहीं है, चलिए नोट नहीं होंगे, पर अगर किसी ने गा के उसको डाल दिया तो हमारा हो गया ना। तो एक तरह से भारत में अभी हमें किसी तरह की जो पारंपरिक जो मीडिया है उसका भी और जो नया मीडिया रहा उसका भी, भारत हर चीज को स्वीकार करता है ना। हमारी स्वीकार्यता में हम बहुत तेज लोग, आपने देखा होगा कि दुनिया में जो ये ऑपरेशन हुआ डिजिटल का, उसके नाते ब्रिटेन में, अमेरिका में जितने बड़े हाउस थे सब लड़खड़ा गए प्रिंट में। हमारे कोई हाउस नहीं लड़खड़ा, बल्कि हमारे लोग इतने स्मार्ट थे, यहाँ के व्यापारी सेठ लोग हमारे, कि उन्होंने बड़ी स्मार्टली डिजिटल को अडॉप्ट कर लिया। आज आप टॉप 10 जब देखेंगे हिंदुस्तान की टॉप 10 जो बड़ी कंपनियां हैं डिजिटल की, वो वही हैं जो ऑलरेडी मीडिया के बिजनेस में, वही टाइम्स ऑफ इंडिया, वही दैनिक जागरण, वही अमर उजाला, वही मतलब आप देखेंगे टॉप 10 जो डिजिटल हाउस है वो हमारे मीडिया के हाउस हैं, क्योंकि मीडिया में हमारे यहाँ क्रेडिबिलिटी और उसका जो इशू है उसका हमको फायदा मिल गया कि जब हम पोर्टल पे गए, वेबसाइट पे गए, हमने उनको प्रेफर किया जो ऑलरेडी मीडिया बिजनेस में थे, तो उसका एक फायदा हमको मिला है। एज अ स्टूडेंट आई वांट टू ऐड, अगर आप स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म के, कहते हैं कि यार न्यू मीडिया में तो शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, तो हम तो शॉर्ट फॉर्म ही बनाते हैं। फिर मैं कहूँगा कि आपकी यहाँ पे क्रिकेट ले आऊँगा मैं कि टेस्ट मैच बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो परफॉर्म ग्रेटनेस टेस्ट मैच से ही है, परफॉर्मेंस शॉर्ट फॉर्म से। तो आपको अगर अपनी ग्रेटनेस बनानी है, सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बनिए, ठीक है, तब ये मायने नहीं रखता है जब आप सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट है कि उसकी लेंथ क्या है, क्या नहीं। उसी तरह से पुराने जो हम ओल्ड मीडिया कह रहे हैं वो कभी ओल्ड नहीं होने वाला है। आपकी सब्जेक्ट मैटर्स, उसकी डेप्थ स्टडीज वहीं से निकलेगी, लेकिन क्योंकि न्यू मीडिया में प्रचलन है अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करने का, यूथ को अट्रैक्ट करने का, तो शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। तो वो शॉर्ट फॉर्म क्या क्रिएट होने चाहिए, वो भी आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर है, एंटरटेनिंग होने चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आपका बारी सवाल लेडीज फर्स्ट। Sir, as a future aspirant of IIMC, it's like a dream to me. Like, अभी फिलहाल के लिए I can't even think of anything else rather than IIMC. But one question which arises in my mind, like हम सब जानते हैं मीडिया की पॉपुलैरिटी all over the world. फिर कुछ समय पहले मैं एक स्पीच लिख रही थी मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया के ऊपर। तो आई गॉट टू नो कि अभी जो बात हम नकार नहीं सकते कि बाहरी देशों में मीडिया की आलोचना भी बहुत हो रही है हमारी भारतीय मीडिया की। तो IIMC जैसे बड़े संस्थान से आने के बाद क्या आप कहना चाहोगे कि हमें बताना चाहोगे हम एज अ यूथ क्या चेंजेस ला सकते हैं कि अभी जो हमारी इमेज बाहरी फॉरेन कंट्रीज में बन रही है कि भारतीय मीडिया इज हाफ पॉलिटिक्स नाउ, हमारा काम लोगों के सामने सच लाना है, ना ही उसको छुपाना। तो एज अ यूथ हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, उन संस्थानों में क्या चेंजेस ला सकते हैं और हम अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं कि इन फ्यूचर हम एक फेयर जर्नलिस्ट बने। देखिए, जो एक तो जो सर्वे आते हैं विदेशी, ये चाहे वो बेटर, आपका नाम क्या है? शाम्भवी। शाम्भवी, बहुत अच्छा नाम, क्लासिकल नाम। तो जो ये जो सर्वे आते हैं ना, चाहे ह्यूमन इंडेक्स के हो, चाहे हंगर इंडेक्स के हो, या मीडिया की उसके हो, या डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया के हो, तो आप देखें कि ये उसको बनाने वाले, इसको करने वाले लोग अलग तरह के लोग हैं और इसको बहुत ज़्यादा इज्जत से नहीं देखना चाहिए। एक पूरी लॉबी है जो हिंदुस्तान को आज से नहीं, ज़माने से सांप सपेरों का देश, पिछड़ा हुआ देश,
और उस तरह का देश बताने में लगी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, अभी कोरोना के टाइम में जो है जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है इस समय देश का, इंडिया टुडे, उसने एक स्टोरी की, कवर स्टोरी करी, जिसमें गवर्नमेंट लापता है, सर हेडिंग लगाई लापता सरकार, आउटलुक ने लगा ऐसे स्टोरी की, और टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा अखबार, उसकी हेडलाइंस आप जाके देखिए। तो ये कहना कि मीडिया में डेमोक्रेसी नहीं है या मीडिया का गला घोट दिया गया, ये ठीक नहीं है, ये एक बनाया गया नैरेटिव है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे अधिक आलोचना अगर देश में किसी व्यक्ति की होती है तो वो भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री की होती है, और सबसे अधिक तारीफ उन्हीं की होती है। तो अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, 100 लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे होंगे, तो वो एक तरह का फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मीडिया का गला दबा दिया गया है। मीडिया का कोई गला दबाया नहीं गया है और कोई दबा भी नहीं सकता है, ठीक है। मीडिया की जो उम्मीदें हैं वो अलग तरह की होती हैं, क्योंकि मीडिया एक क्या कहते हैं, बिजनेस हाउस में जब से तब्दील हुआ है उससे मीडिया की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लोगों की है, मीडिया की डिपेंडेंसी किस पे है? मीडिया की डिपेंडेंसी है एडवर्टीजमेंट पे। आप देखिए ये जो मॉडल है वो सर्वाइव कर नहीं सकता, क्योंकि पाठक जो है या दर्शक है इसका खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। जब दर्शक और पाठक अपने मीडिया का यानी पढ़ने के लिए अगर आप खर्च नहीं करना चाहते तो जो उसका खर्च उठाएगा वो थोड़ा सा उसके कंटेंट को रेगुलेट करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे आप बाकी मुल्कों में जाएंगे, अखबारों के दाम बहुत ज्यादा, बगल में पाकिस्तान में जाएंगे 15-20 रुपए का अखबार आपको मिलता है, यहाँ 5 रुपये मिलता है। तो जो 40 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो आपको 2 या 5 रुपये मिल रहा है, तो बाकी लागत कहाँ से आ रही है? तो ये जो पूरा एक तरह से बिजनेस है, स्पेस सेलिंग का बिजनेस है कि जो जगह बच गई उस पर खबर लगा दो, ठीक है। और इसके पूरे खर्चे उठाने वाले दूसरे लोग हैं, मतलब सरकार भी उठाती है, कारपोरेट उठाते हैं, व्यापारी उठाते हैं। तो उस नाते इसका जो मॉडल है पूरा का पूरा वो पब्लिक पे बेस्ड नहीं है। अगर आप कंटेंट अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो कंटेंट के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, जैसे आप पिज्जा के लिए, बर्गर के लिए, बाकी अपनी फ्रेशर्स फेयर पार्टियों के लिए खर्च करते हैं, वैसे कंटेंट पे भी खर्च करिए, अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये किसकी प्रॉब्लम है इस मीडिया की। दूसरी बात कि आपको जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट मीडिया प्राइवेट है इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, अगर इसको सरकार चलाएगी तो इस मीडिया पर कौन विश्वास करेगा? तो बहुत अच्छी चैनल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की मीडिया आप पसंद नहीं करेंगे, प्राइवेट मीडिया को आप उस पर आप खर्च नहीं करना चाहते, तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई, मतलब इस्लाम पर अपनी चीजों को बहुत ही आलोचना से देखना ये अच्छी बात नहीं। हमारी कमियां हैं जरूर होंगी, इसलिए आलोचना हो रही है, पर दूसरा कह रहा है इसलिए हम गलत है, ऐसा नहीं। आप खुद उसको जज करिए। अमेरिका की किसी कंपनी ने कह दिया भाई सब भूखे मर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग, अरे कैसे मर रहे हैं भाई? अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज सरकार दे रही है, आप कह रहे लोग भूखा मर रहे हैं, कौन भूख से मर रहा है? तो ये बातें गलत है, ठीक है। दूसरी आकांक्षा की बात, जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान जो है इसमें जो है ये जो क्या कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें हमसे ऊपर है, ठीक है। आप यहाँ बैठे घर पहुंचे नहीं पहुंचे की गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री बैठे हो आपकी घर पहुंचने की गारंटी नहीं है, वहां वो हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है। हैप्पीनेस इंडेक्स से क्या है? जो एक आकांक्षावान समाज होता है, जो ग्रोथ करता है, उस साइकोलॉजी को समझिए, जो ग्रोथ करता समाज है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। ध्यान रखिए, जिस समाज में ग्रोथ रुक गई है वहां एक कुर्ते एक पैजामे में आदमी खुश है, एक कुर्ता एक पैजामा एक टोपी 2 समय की रोटी घर पहुंच गया ऐसी खुश है। हमारी आकांक्षाएं बहुत बड़ी है। जैसे मैं अगर मान लो मेरे पास ऑल्टो है 800, तो मुझे अपने बॉस की सफारी देख के टेंशन हो रही है, किसी की जो है स्कोडा देख के टेंशन हो रही है। तो जो एक ग्रोथ करता हुआ समाज को हमेशा असंतुष्ट समाज लेगा। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं। जब आपकी जरूरतें बढ़ेंगी, यहाँ जिंदा रहना बड़ी चीज नहीं है, यहाँ रोटी का सवाल खत्म हो चुका है। ध्यान रखिए आप, यहाँ जिंदा रहना बड़ी चीज नहीं, यहाँ हमें अच्छी लाइफ चाहिए। अच्छी लाइफ का मतलब अच्छा मकान, ज्यादा बड़ी गाड़ी, हर साल बदलने वाली गाड़ी, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा होटल, सब कुछ अच्छा चाहिए आपको। फिर जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है आपका दुख बढ़ जाता है। ध्यान रखिए आप, हैप्पीनेस इंडेक्स में आप नीचे हो जाएंगे। कोई भी प्रगति करता हुआ देश हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये हैप्पीनेस जो है ये साइकोलॉजिकल चीज है। जब आपकी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो आप अपने आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है, पर क्या आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगे? आप बताइए। पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं रहना चाहता। कोई भी भला आदमी जिसके पास 4 पैसे हैं वो अपने बच्चों को ब्रिटेन पढ़ाता है, अमेरिका में शिफ्ट कर रहा है, दुनिया के तमाम जगहों शिफ्ट कर रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे क्यों? क्योंकि उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। उसकी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि मैं शाम को सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊं, 2 कपड़े 2 कुर्ते, मेरा काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो साला जाला है हैप्पीनेस इंडेक्स का,
उसको बिल्कुल आप ये समझिए कि इसका कोई मतलब नहीं। इसी तरह प्रेस की आज़ादी का भी मुद्दा है। बिल्कुल हिंदुस्तान का प्रेस आज़ाद है, आप समझिए। हिंदुस्तान का प्रेस अगर आज़ाद नहीं होता तो हम सब इतनी बातें नहीं करते, इतनी आलोचनाएं होती है सरकारों को, होनी भी चाहिए। बुराई क्या है? प्रेस का तो काम ही है फैक्ट करना, फैक्ट बेस्ड स्टोरीज लिखना। कई बार क्या होता है कि हम मुद्दों के बजाय व्यक्ति पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान मुझे आप कहो कि आईएमसी की ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पे ये चीजें सर सुधारिए तो आईएमसी और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको बर्दाश्त करूंगा। पर आप ये कहेंगे, रोज मुझे आप ये कहेंगे आप गधे हैं, आप अकल नहीं है, आपने आईएमसी को चौपट कर दिया संजय द्विवेदी, तो मैं कहूंगा भाई इसको ठीक करो, क्या है रोज सुबह आके दिमाग खराब करता है। तो क्या होता है कि हमारी जो कुछ लोगों की जो आलोचना है वो व्यक्ति केंद्रित है। मुद्दे पर आप बात करें, कभी कोई बुरा नहीं मानेगा, मुद्दों पर हमेशा स्वागत होता है। किसी व्यक्ति के पीछे आप पड़ जाएंगे तो वह व्यक्ति कुछ तो करेगा। अपने जीवन में भी कोई व्यक्ति आप पीछे पड़ जाए तो आप कुछ तो उसका उपाय करेंगे। तो ऐसे जो क्या हो रहा हमारे यहाँ, जो कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो मुद्दों के बजाय, देश के सवालों के बजाय व्यक्ति पे उनका टारगेट, ये आदमी चला जाए तो देश ठीक हो जाएगा। अरे भाई, किसी की जाने कुछ नहीं होता। गांधी चले गए, नेहरू चले गए, अटल जी चले गए, देश ठीक नहीं हुआ अभी भी। तो किसी जाने से कुछ नहीं होता है। तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु की कामना करें, किसी व्यक्ति को मतलब रोज सुबह शाम आप पूछते रहे, उससे मीडिया का भी एक तरह से खराब होता है। तो हमें इस तरह का सेलेक्टिव मीडिया नहीं बनाना है। इस नाते इस तरह की आलोचना होती है। मुद्दों पर आप काम करिए, बिल्कुल करिए, कौन मना करता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की है जिसमें आपको घर मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए। आप जाके ग्राउंड स्टोरी लेके आइए कि भाई एक मकान बना और इसमें ये गड़बड़ है, ये पैसा उसको नहीं मिला, या पैसे देने के लिए उसको पैसे देने पड़े, इस पे कोई काम नहीं करेगा। आप फैक्ट फाइंडिंग पे जाइए, फैक्ट फाइंडिंग पे जाएंगे, तथ्यों पे जाएंगे, वही आदमी जो आदमी नीचे एक्सक्यूट करने वाला है उसको सजाएं होंगी और जेल भुगत। आप देखते रहे कितने लोग सुबह शाम जेल जा रहे हैं, लोग टहल रहे लोग। तो हमारा कहना है कि जर्नलिज्म को मुद्दों पे लाने की जरूरत है। व्यक्ति की आलोचना जर्नलिज्म नहीं है। मैं ऐसा मानता नहीं कि व्यक्ति की आलोचना करना जर्नलिज्म है। तो हम व्यक्ति के पीछे पड़ने के बजाय मुद्दों के पीछे पड़े और समाज में जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो लोगों तक प्रॉपरली पहुंचे, इस पे ध्यान दें। एजुकेशन पे ध्यान दें। जैसे मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो क्या प्रॉपरली लोगों तक राशन पहुंच रहा है? सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने सारा कुछ डिजिटल किया। आपको पता होगा कि जो है एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है और 40 बच्चों के जो है फेलोशिप जा रही है। तो इसलिए आधार सारी चीजें, तो नीतियों पर बात कीजिए, कार्यक्रमों पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, सबकी इज्जत बढ़ेगी। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आलोक मास मीडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। मेरा सवाल है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है मीडिया में पढ़ने के लिए, लेकिन एक जो छात्र आता है, रॉ मटेरियल फर्स्ट ईयर में आता है, उसके मन में प्रैक्टिकल के नाम पे धारणा रहती है कि माइक और कैमरा, उससे इतर क्या है? हालांकि विभिन्न आयाम है बहुत सारा, लेकिन ये धारणा है कि नहीं माइक और कैमरा। और दूसरी बात तो सर, फर्स्ट ईयर में जो छात्र आते हैं वो तुरंत यूट्यूब पे माइक लगा के कहीं इंट्रेंस होता है, पूछने लगते हैं कैसा गया एग्जाम में, वो विविध कार्यक्रम करते हैं। उनके लिए क्या सुझाव है सर? तो और परिपक्व होना चाहिए या फिर वो ठीक कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि प्रैक्टिस तो जरूरी है, पर प्रैक्टिस ही आपकी परफेक्ट बनाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पर मेरा मानना है कि साधना का भी एक समय आपको, जब आपको पढ़ाई में लगाया तो पढ़ाई की, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं, बी मास ठीक है, या बीए मास काम कर रहे हैं, एमए मास काम कर रहे हैं, तो साधना का भी एक समय। पढ़ाई का जो वक्त है उसको पढ़ाई में लगाना, उसकी साइकोलॉजी को समझना, उसके समाजशास्त्र को समझना, उसके अर्थशास्त्र को समझना, उस विषय में पूरा डूबना, फिर कहना। फिर जब आप कहेंगे तो आपकी बात ध्यान से सुनी जाएगी। हम पहले दिन से जो स्टार्ट करते हैं, है ना, साधना का समय जो है, जो पढ़ाई का समय, जो अभ्यास का समय है, वो करना। और अभ्यास करते समय कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने वीडियोस बनाएं या कोई आर्टिकल लिखें, देखिए रियाज तो जरूरी है। आप देखिए कोई संगीतकार है तो संगीतकार की परफॉर्मेंस महीने में एक है रविंद्र भवन में, और रियाज रोज कर रहे हैं। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, जो भी आपका बिजनेस है, कम्युनिकेशन इसी पे चलता है, उसका रियाज रोज करना। ये नहीं कि पिछली परीक्षा में लिखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब सीधा सेकंड सेमेस्टर में कलम उठाएंगे, ऐसे अनेक लोग हैं। तो इसलिए लिखना, पढ़ना, बोलना जो हमारा बिजनेस है, उसको हमें मास्टर रहना। धीरे धीरे आपके पास वो जो विधा है वो आपके अंदर उतरती चली जाती है। भाषा से मोहब्बत करना, ठीक है, भाषा से मोहब्बत करना, भाषाएं सीखना, भाषा को कई स्तरों पर उसका व्यवहार करना,
अपने लिखे हुए को परखना, दूसरों को दिखाना, उनको पढ़ाना, जो लिखा वो दूसरों को सुनाना। क्योंकि देखिए ये जो पूरा जो बिजनेस है ये दूसरों की स्वीकृति पे डिपेंड है। आप ध्यान रखिए, सामने वाले का एक्सेप्ट होना, फिर आपका विचार श्रेष्ठ है। अगर सामने वाले ने आपके लिखे हुए खारिज कर दिया तो कोई मतलब नहीं। जैसे आपने सिनेमा बनाया कोई, और सिनेमा लोगों को पसंद आना, तो उसके दिल को छुए, उनसे कुछ कहे, कोई आपने कहानी लिखी, कोई स्टोरी लिखी, कोई खबर लिखी, वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाए, सामने वाले को बांट पाए, इसके लिए आपको रियाज बहुत जरूरी है। और क्योंकि कहना आपको अंततः भाषा से ही, तो भाषा से कहना। दूसरी बात और कहता हूँ कि कई बार मीडिया के स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन है कि ये बहुत पढ़ने लिखने वाले यहाँ चलते ना, यहाँ वही चलता है जिसकी साधना है। पढ़ने लिखने वाले को जगह नहीं है, क्योंकि इतने तरह के काम मीडिया में हैं, इतने तरह के काम हैं कि कुछ ना कुछ तो काम आपको, जैसे आपको लगता है भैया हमारा कैमरा चला रहा है, तो कैमरा चलाना, उसी से प्यार कर, उसी से मोहब्बत कर। कैमरा मैन भी होता है, एक प्रोड्यूसर भी होता है, एक डायरेक्टर भी होता है, पैनल प्रोड्यूसर्स भी है, स्क्रोल लिखने वाले लोग हैं, हजार तरह के काम मीडिया में होते हैं। एक तरह काम नहीं है। फैसिलिटी के लोग हैं, एक बहुत अच्छा व्यवहारिक आदमी लिख नहीं पाता कॉपी, बहुत अच्छा व्यवहारिक आदमी है, उसकी फोन पे सब लोग उपलब्ध है, जब चाहे संजीत विधि बुला ले, पुलिस बुला ले, किसी को लाइन अप कर देता है, उसको लगाते हैं असाइनमेंट पे, भैया तू या गेस्ट को देखो, गेस्ट कोऑर्डिनेशन देखो, बड़े से बड़े आदमी को खड़ा कर देता है 2 मिनट में। ये भी तो काम है। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कभी निराश मत हो, मेरे लिखना नहीं आ रहा, कोई समस्या नहीं, लिखना नहीं आए, पढ़ना भी नहीं आए, किताब देख के नींद आए, कोई बात नहीं। मीडिया में इतने तरह के काम हैं, किसी न किसी काम लायक तुम जरूर हो। जैसे एक फिल्म बनती है, फिल्म में कितने तरह के लोग लगते हैं। एक लड़की हमारी क्रिएटिव का काम करती है, उसको पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, तो उसने कहा सर मैं क्रिएटिव में जाऊंगी। आज वो उसने बहुत बड़े बड़े सीरियल का क्रिएटिव किया। क्रिएटिव का क्या काम है? क्रिएटिव यही काम है, क्लासरूम बना दो, इसको भूत खाना बना दो, 4 हड्डियां लटका दो, दरवाजा खुले साए साए हो, है वो क्रिएटिव का काम कर रही है। उसने कभी कोई कॉपी नहीं लिखी, पढ़ने में भी अच्छी नहीं, पर बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई इंडस्ट्री में। तो बहुत से काम है। देखिए आप ही देखिए कि मैं कर क्या सकता हूँ। मैं इसलिए आकर्षित नहीं करता विद्यार्थी को, यदि तुमको लिखना आना चाहिए, तुम्हारी कॉपी अच्छी होनी चाहिए, तुमको भाई मेरे को रीडिंग अच्छी आती है, मेरे कॉपी से क्या मतलब? मैं कैमरा अच्छा चलाता हूँ, मैं कैमरे का आदमी हूँ, मैं कॉपी लिखता हूँ, मैं कॉपी लिखूंगा। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग में जो लोग हैं अलग अलग स्किल्स है। किसी का फाइन आर्ट बहुत अच्छा है, तो उस तरह के वो इलस्ट्रेशन बाकी चीजों में जा सकता है। तो आजकल विधा बहुत बदल गई, बहुत अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज की बात होती है। जैसे मानिए कोई अखबार है, उसका फ्रंट पेज है, उसको किसी ने विजुअलाइज किया, तो विजुअलाइजर की कल्पनाशीलता पे उसका काम चल जाएगा, और उस विजुअलाइज किए गए पेज पर टेक्स्ट तो आपको लिखना है, फिर आपको टेक्स्ट आना चाहिए। तो अलग अलग तरह की विधाएं हैं, इसलिए घबराने की किसी बच्चे को जरूरत नहीं है कि मेरे को शौक। जैसे मुझे कई लोग मिले, बुक आपके कोई क्लब चलता है जिसमें कि बच्चे 50-50 किताबें पढ़ रखी है, ठीक है भाई, उनको सलाम, जो 50 किताबें पढ़ सकते हैं, 200 पढ़ सकते हैं, पर जो नहीं पढ़ सकते वो क्या दुनिया छोड़ जाए, बड़े तालाब में कूद के आत्महत्या कर ले, वो भी तो रहेंगे इसी दुनिया में। उन्हें कौन सा जर्नलिज्म में जल समाधि लेनी, वो दूसरा काम करेंगे, वो किताबें छापेंगे, वो किताबों का कवर बनाएंगे, वो किताबों की मार्केटिंग करेंगे, वो किताबों का सेल्स करेंगे, वो किताबों का मेला लगाएंगे, वो किताबों को बेच के दिखाएंगे। कंटेंट को भी बेचना पड़ता है, वो सेल्स में काम करेंगे, मार्केटिंग में काम करेंगे, फैसिलिटी में काम करेंगे, दुनिया के काम है भाई। उनको मोहब्बत है किताबों से, उनकी मोहब्बत किसी और तरह से होगी। एक को पढ़ने से मोहब्बत है, एक को छापने से मोहब्बत है। अच्छे पब्लिशर बनेंगे, अच्छी किताबों को डिजाइन करेंगे, इतनी शानदार किताबें डिजाइन करेंगे, लेखक देख के कहेगा मेरी किताब है, ऐसी डिजाइन इतनी सुंदर, इतना सुंदर कवर आपने बनाया। तो सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज है। आप भी देखिए कि आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। कंटेंट नहीं कर सकते, दूसरा काम करिए। टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी में चले जाइए, टेक्नोलॉजी में 10 तरह के काम है। तो ये अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज अब मीडिया के अंदर विकसित हो गई। किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, जैसे डॉक्टरी में है ना, इसमें जो है पहले सब डॉक्टर सब काम करते थे, जनरल फिजिशियन बोलते थे, हर तरह का बुखार जुकाम सब का इलाज करते थे। आज नाक का डॉक्टर अलग है, दांत का डॉक्टर अलग है ना, दिल का डॉक्टर अलग है, सब के डॉक्टर है। दिल तोड़ने वाले डॉक्टर भी, दिल जोड़ने वाले डॉक्टर भी है ना। तो इसलिए कभी भी विद्यार्थी को घबराना नहीं मीडिया के। हमें जो काम आता है उस काम को अच्छे से करें, हर काम में एक्सीलेंस लाइए। जिस काम को हम करें, जो काम हमको दिया जाए। हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लिख पढ़ के भी कुछ नहीं होता, और बहुत ज्यादा कुछ ना आने से कुछ नहीं होता। कुछ आना चाहिए, जो काम आना चाहिए वो आला आना चाहिए। एक कैमरामैन के लिए एक अलग एक्सपर्टीज है, एडिटर की अलग एक्सपर्टीज है, एक वॉइस ओवर करने वाले की वो आवाज भी खा रहा है, दूसरे का लिखा पढ़ रहा है। इतनी खूबसूरत आवाज है कि आप उसी से कहोगे आप ही करो भाई,
दे देंगे उसको टैक्स लिख करके, करेगा वो अच्छा सा प्रोग्राम है कि नहीं। वो खुद बोल सकता है, बहुत सारे हमारे एंकर्स की तरह टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लेता, किसी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है, पर उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षित करने वाला है, उसका शक्ल सूरत उसकी ऐसी है कि लोग सुनते कम और देखते ज्यादा है, उसको भी चलने दो काम, क्या प्रॉब्लम कुछ तो है। मतलब हम तो कहते हैं साहब कि खूबियां तो उसमें होंगी कुछ जरूर, खूबियां तो उसमें होंगी कुछ जरूर, क्यों किसी के ऐप ही देखा करो। हम अपनी जो है ताकत को पहचाने, हमारी ताकत क्या है उस ताकत को पहचाने, हमारी कमजोरी क्या है उस पर ध्यान ही मत दो। अपनी ताकत अगर आप समझ गए, अपनी स्ट्रेंथ आप समझ गए, मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात नहीं। और सब में कुछ न कुछ गुण है, इसलिए तो हम मनुष्य पहले कुछ और बन जाते हैं। भगवान ने अगर ये दुर्लभ शरीर प्रदान किया जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, हमने पढ़ा है कि देवता भी मनुष्य नहीं तरसते। अगर हमको भगवान ने भेजा है कुछ प्लान से भेजा होगा, तो ऊपर वाले की रहमत रहेगी, तो इसी जमीन पे हम सिद्ध भी होंगे, सफल भी होंगे, मेरी जगह आप बैठे होंगे और मैं आपको बैठ के सुन रहा हूँ। सर मैं भी पत्रकारिता ही पढ़ रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, और सर मेरा आखिरी वर्ष है। और जैसे 4-5 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ज़्यादातर जो अभी हम लोग स्कूल में थे तो हम टीवी मीडिया को ज़्यादा एक दौर पर देखते थे कि टीवी मीडिया में हमें जाना है, पर अब हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद जो हमारे साथ में है वो न्यू मीडिया पे ज़्यादा अपना कैरियर ऑप्शन देखते हैं, न्यू मीडिया की तरफ देखते हैं। तो सर मेरा सवाल आप दोनों से है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टीवी मीडिया ने एक तरह से कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी को खो रहे हैं, जिस तरीके से हमें प्राइम टाइम ज़्यादातर कॉमेंट डिबेट्स देखने को मिलते हैं, एक तरीके से एक साइडेड डिबेट देखने को मिलते हैं, तो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो न्यू मीडिया में जब वहाँ एक स्वतंत्रता मिले लिखने और बोलने की। देखिए मेरा मानना है कि क्रेडिबिलिटी किसी की नहीं है। बाजार में हर तरह के आइटम होते हैं, जैसे आप सब्जी बाजार में जाते हैं तो सिर्फ आलू लेके आते हैं क्या? कभी आलू खाने का मन है तो आलू खा लो, कभी गोभी खा लो, है कभी जिमीकंद खा लो, ठीक है, कभी मशरूम खा लो। ऐसे चैनल हैं, तो जो मन हो देखो, ऐसा मत कहो कि सब बुरे बुरा कंटेंट हो और दुनिया से अच्छा ही खत्म हो गई है। मैं ऐसे अनेक चैनल जानता हूँ जो बड़ी ही सार्थक अच्छी बातें करते हैं, अनेक चैनल अच्छी बातें करते हैं, अनेक ऐसे चैनल जो बहुत ज्ञान भी बताते हैं, जैसे वो डिस्कवरी से लेकर के तमाम तो अभी वैरायटी है, बुके है टेलीविजन पे 400-500 प्रकार के चैनल है, सब कचरा कर रहे हैं ऐसा मत कह दीजिए। तो ऐसे 1000 फिल्में बनती है, उसमें कितनी सफल होती है, उसमें भी जो सफल नहीं होती उसमें कुछ अच्छी फिल्में होती है। तो ये कंटेंट का मार्केट है, ठीक है। अलग अलग पिच पे लोग खेलते हैं, जो चीज चल रही होती है वो बेचने का प्रयास करते हैं। विक्रेता ही है ना भाई, वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, उनको लगता है कड़वाहट बेचने से हमारा काम चलेगा, कड़वाहट बेचेंगे। उनको लगेगा मोहब्बत का व्यापार आज चलेगा, तो वैलेंटाइन डे तो वो पूरे दिन मोहब्बत का व्यापार चलाते हैं। आप देखो दिवाली दिन लोग धोती कुर्ता और जैकेट वैकेट और पैंट शर्ट की जगह उन्होंने आपकी तरह अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के बैठ गए। तो ये एक विजुअल का जो बिजनेस है, इसमें बहुत सारे कंप्रोमाइजेस हैं, ठीक बात है, क्योंकि कंटेंट बनाना और कंटेंट को बेचना वो एक अलग तरह का चैलेंज है। मैं ये नहीं मानता कि डिजिटल आने से क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और भी कचरा होगा, मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि ये एक अलग तरह का संघर्ष है। क्योंकि हम सफल होने के लिए सरल रास्ते अपनाते हैं, और कोई सरकार आपको नहीं बताती कि आप ऐसा करिए। आपको सफलता चाहिए इसलिए आप क्रिकेट पे जाते हैं, आपको सफलता चाहिए इसलिए आप क्राइम पे जाते हो, आपको सफलता चाहिए इसलिए राजू सावंत, राखी और क्या नाम हो, बाबा रामदेव, इनको आप अपने चैनल पे लेके आते हो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने कंटेंट में भरोसा नहीं है, आपके पास कोई नया विचार नहीं है, इसलिए इन सड़े हुए विचारों पे आप चलते हैं। और फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमको किसी ने कहा नहीं आपको। ये जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं, ये कॉम्प्रोमाइज इसलिए होते हैं कि एडिटर का खुद कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इस कंटेंट को चलाऊंगा, कंटेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए आप देखते हो सब एक जैसा व्यवहार करते हैं, सब ने एक ही विषय पर आगे कूदना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है इससे हमको टीआरपी मिलेगी, इससे हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, इससे रीडरशिप, इससे व्यूअरशिप होगी। कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। अच्छा विचार भी चल सकता है, अच्छी मेरी बात भी चल सकती है। आप नया विचार लेकर के आइए, और नया विचार न चले तो बताइए, तो नए विचारों पे आइए। देखिए क्रिएटिविटी आइडियाज की दुनिया है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ध्यान रखिए। एक आप देखो बहुत बुरी फिल्म हिट हो जाती है और बड़ी खर्चा करके फिल्म आपकी फ्लॉप हो जाती है। तो ये देखो विचारों की दुनिया, किस विचार को स्वीकार करेंगे, किसको अस्वीकार कर देंगे, हम नहीं कह सकते। इसको सरकार इसका कंटेंट तय नहीं करती, लोग सरकार की बहुत आलोचना करते हैं। सरकार ने थोड़ी कहा कि आप झगड़ा करो सुबह शाम, सरकार को क्या लाभ इससे? सरकार तो खुद ही परेशान है, झगड़े ना हो। कोई सरकार दुनिया की अलोकप्रिय नहीं होना चाहती, कोई सरकार नहीं चाहती दंगे हो, कोई सरकार नहीं चाहती लड़ता झगड़ता समाज रहे। और आप बताइए जो टेलीविजन पे दिखता है, क्या वही हिंदुस्तान है? आप इतने प्यार से बैठे हुए, इसमें कौन लड़ झगड़ रहा है? हम भी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा रही,
किसकी परंपरा है? संवाद और शास्त्रार्थ की। संवाद एक सकारात्मक शब्द है, आप समझिए, डिस्कोर्स में जाइए। संवाद एक सकारात्मक, संवाद नकारात्मक हो ही नहीं सकता, क्योंकि संवाद से समाधान निकलता है। हम प्रश्न से भागने वाले समाज नहीं है। हमारे यहाँ तो एक उपनिषद है जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। प्रश्न का है उपनिषद। सारे जो उपनिषद पुराण जितने हमारे हैं उसमें ऋषि जो है उत्तर दे रहे हैं, समाज प्रश्न कर रहा है। हमारे कुंभ की परंपरा में ऐसे शास्त्रार्थ की परंपरा, सिर्फ शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में कुछ लेके निकलते हैं। और ये शास्त्रार्थ संवाद की परंपरा नहीं है। ये जो मीडिया है ये पश्चिमी से प्रेरित है। पश्चिमी मीडिया की वैल्यूज बताई गई आपकी किताबों में, जो आपको पढ़ाया जाता है उसे बताया गया कि नेगेटिविटी ही वैल्यू है। कुछ अशोभन हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा तो खबर बनेगी, अच्छा काम होगा तो समाचार नहीं बनेगा। और बताया कि आदमी कुत्ते काटेगा तो न्यूज बनेगी, कुत्ता आदमी काट लेगा तो न्यूज नहीं बनेगी। इस नेगेटिव नैरेटिव पे पश्चिम का मीडिया खड़ा है, आप समझिए, क्योंकि हमारा मीडिया नहीं है। हमने जस का तस उनको स्वीकार कर लिया, इसलिए नेगेटिविटी आपको ज्यादा दिखती है, क्योंकि हम उनके प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। जिस दिन हम संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा पे आ जाएंगे उस दिन जो बहस है वो निरर्थक नहीं होगी, उस संवाद का कुछ समाधान लेके निकलेगी। उस दिन हम और दोनों बात करने में टेलीविजन पे तो ये मुझसे कहेंगे सर आपकी बात बहुत अच्छी है और मैं अपने आप को संशोधित करता हूँ। ये हमारी डिबेट का मतलब, ये इंडियन डिबेट है जिसमें आदमी अपने को करेक्ट करता है, जिसमें विरोधी पक्ष को कहता है नहीं आपने बहुत सही बात कही, मैं अभी तक अंधेरे में था, मुझे लगता है मुझे इस तरह से सोचना चाहिए। आपने कभी टेलीविजन डिबेट में देखा है कोई प्रवक्ता दूसरे को कहे कि नहीं साहब आप क्या कहते हैं? इवन मैं तो शर्मिंदा हूँ अपने उन लोगों से जो तथाकथित अपने को पत्रकार कहते हैं। आप टेलीविजन म्यूट कर दीजिए मित्रों, तो मैं बता दूंगा ये व्यक्ति क्या बोल रहा था और बैठा राजनीतिक विश्लेषक बन करके। इस तरह की बेईमानी भी चल रही है। आप राजनीतिक विश्लेषक क्यों नहीं पाते? आप लिख दीजिए फला दल के प्रवक्ता है या फला दल के जानकार है। जब हमारे पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नाम से लोग बैठने वाले लोग राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का काम करने लगेंगे और चाहे समाज में उनका सम्मान हो, ये संभव नहीं। तो जो सम्मान जो है हम राजनीतिक दलों को प्रवक्ताओं को देते हैं वही सम्मान उनको भी देंगे। हमने अपनी दुर्गति खुद कराई, किसी और ने नहीं की है। अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए आप जिम्मेदार है, ध्यान रखिए। मैं यहाँ से कुछ गलत बात कह के जाऊंगा, आपके असभ्यता का पात्र बनूंगा। आप मुझे गलत तरीके हमारे सामने नहीं बोलेंगे, किसी और इसके मुंह लगे जान को बोल के जा रहा है, पर आप अपने मन में सोचेंगे व्यक्ति गलत बात करके गया है, आदमी ठीक नहीं है। लोग विमर्श में मेरी चर्चा हो जाएगी और मैं एक टारगेट या सुपारी किलर की तरह स्थापित होगा। आज तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो सुपारी किलर की तरह स्थापित हैं, जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना है, उसके चरित्र की, उसके व्यक्तित्व की, उसका मानवर्धन करना है। वो मुद्दों पर डिबेट नहीं करना चाहते, अपनी किसी डिबेट से कोई समाधान भी नहीं निकालना चाहते, डिबेट से समाधान के लिए। इसलिए हम लोग आजकल सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म का कैंपेन चला रहे हैं कि पत्रकारिता सिर्फ सवाल ना उठाए बल्कि समाधान भी उपस्थित करे, क्योंकि हमारा ही मुल्क है ना, हम किसी दूसरे देश से आए क्या? पत्रकार है तो कोई खुदा हो गए क्या? तो हम भी दूसरे मुल्क से नहीं, ऐसे मुल्क में आए। तो ये देश की जो समस्याएं हैं वो हमारी समस्याएं, हम इसका मिलकर के समाधान निकालेंगे। इसलिए हम सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म पर बहुत बड़ा कैंपेन देश के अंदर चला रहे हैं। दुनिया के अंदर इस बात की बात शुरू हो गई है कि हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपने प्रश्नों के माध्यम से, हमारा सिर्फ सवाल पूछना हमारा काम नहीं। ये जो देश हमारा भी है, हम ये लोग हमारे भी हैं, हमारे भी भाई बहन हैं। इनकी समस्याओं, उनके संकटों से हम दो चार हो, उनकी समस्याओं के हल खोजें। सिर्फ सवाल उठाना। मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। आदरणीय जीएन शेषन साहब रिटायर चुनाव आयुक्त थे, बता देना भैया आपके वक्त की सीमा है। तो रिटायर हो गए। उन्होंने रिटायर होते वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पत्रकार ने पूछा कि अब आप क्या बनना चाहते हैं? मजेदार बात है। तो उन्होंने कहा मैं पत्रकार बनूंगा, पत्रकार बनना चाहता हूँ। हालांकि पत्रकार नहीं बने, उन्होंने कॉलेज में की चुनाव भी लड़े अहमदाबाद से। उन्होंने कहा मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो लोगों ने पूछा पत्रकार को बनना चाहते हैं? बोला कि मुझे आपका जॉब बड़ा अच्छा कि इसमें कुछ नहीं करना है, आना है, सवाल करना है, चुप जाना है। तो ये जो चीज है ना, कि सवाल नहीं, उसके समाधान नहीं, समस्या के निदान तक उस पर खड़े रहना। आज हम कई बार खबर दिखाते, अगले दिन खबर से गायब हो जाते। फॉलो कीजिए। दिल्ली गैस चैम्बर बड़ी अच्छी बात है, पर दिल्ली गैस चैम्बर कब तक रहेगा, ये भी सवाल है। हम उसके लिए लोगों को जागरूक करें, समाज का, सरकार का, लोगों का जागरण करें और समस्या को समाधान की परिणति तक ले जाएं। ये जर्नलिज्म का एक्टिविज्म है। जर्नलिज्म का एक्टिविज्म नहीं मैं इसका गला काट दूं, उसका गला लगा दूं। तो हम कोई सुपारी के दर्श नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई किसी की हत्या की सुपारी लेकर निकले हुए लोग नहीं है। हम इस देश का लोक मंगल चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य, संगीत, कला, जितनी प्रदर्शन कराए हैं, इन सबका उद्देश्य लोक मंगल है, लोक कल्याण है। तो जिस काम से लोक मंगल ना होगा वो काम छोड़ देना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि हमसे काम नहीं होगा, उनको देखिए आपको देना पड़ेगा। आपको ये दिनायतदारी का ही क्षेत्र है।
है, संवेदना का क्षेत्र है। समाज के प्रति संवेदना नहीं, समाज के प्रति पीड़ा नहीं, सिर्फ अपनी सुख सुविधा का विचार करना, अपना एजेंडा चलाना, चलेगा नहीं। और ये जो गड़बड़ हुई इस नाते हुई है, देखिए 2 वर्ड्स हैं बेटा, 2 वर्ड्स हैं, एक है जर्नलिस्ट, एक है एक्टिविस्ट। ध्यान रखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हम एक्टिविस्ट नहीं हैं। एक्टिविस्ट बहुत महान होगा पर वो अपने नैरेटिव के लिए, अपने विचार के लिए काम करता है। जर्नलिस्ट सत्य के लिए काम करता है, तथ्य के लिए काम करता है, वो तथ्य को तोड़ता मरोड़ता नहीं। समस्या क्या हो रही है, जो एक्टिविस्ट हैं वो जर्नलिस्ट बन गए। अगर जर्नलिज्म में आप एक्टिविज्म करेंगे, ध्यान रखिए, जो जर्नलिज्म एक्टिविज्म करेगा वो लांछित होगा ही होगा। जर्नलिज्म एक्टिविज्म की जगह नहीं है। एक्टिविज्म है आप अपना जाइए एनजीओ चलाइए, एक्टिविज्म कीजिए, किसने रोक रखा? लोकतंत्र है, सबको आजादी, सब लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, पर जर्नलिस्ट बन के एक्टिविज्म मत कीजिए। कोई चैनल इसलिए मत चलाइए कि इसको जो है, ये चैनल जो है इस खास एजेंडे के लिए चल रहा है। इससे पूरी पत्रकारिता लांछित हो रही है, पत्रकारिता के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं इन एक्टिविस्टों के नाते। ये एक अलग जगह, मैं उन शिक्षकों में नहीं हूँ जो अपने बच्चों को गलत बात सिखाऊं। यहाँ अनेक शिक्षकों को जानता हूँ जो अपने बच्चों को अमेरिका में प्लांट करते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और हिंदुस्तान के कॉलेजों में जाकर के उन अपनी कक्षाओं से काट तलाशते हैं। मैं उन शिक्षकों में नहीं, अपनी संस्कृति के लिए जो मेरा भाव है, अपने बच्चों के लिए जो मेरा भाव है, अपनी बेटी के लिए जो मेरी कल्पना है, वही आपके लिए भी। मैं आपको काडर नहीं बनाने के लिए आया, मुझे काडर बनाना भी नहीं है। और जो लोग काम कर रहे हैं, शिक्षक, वो अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, वो नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपने व्यक्तित्व को बनाने का अवसर दीजिए। आज अपने व्यक्तित्व को बनाएगी, कल वो तय करेगी उसको क्या करना है, किस विचार को मानना है, किस विचार के साथ जाना है। और मैं आपको भी संदेश देता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए, अपना फील्ड चुनिए, अपनी वो चुनिए, और फिर इसके बाद जब आप पढ़ लिख के निकल जाएं, आप जो बनेंगे स्वीकार होगा, और जो बनेंगे आप अच्छा ही करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अभिशापों को तर्पण तक ले जाना है, तन माटी है, चंदन तक ले जाना है, और राष्ट्र के रास्ते चलते हुए हमें चिंताओं को चिंतन तक ले जाना है। तो हम सब का जो काम है, जो सर ने बताया, सबसे पहले जो सर ने कहा कि हम राष्ट्र की साइकोलॉजी को समझें, और फिर जो सवाल लगाता है उसमें भी सर इसी बात पे जोर था कि हम पहले खुद रिसर्च करें, खुद डाटा देखें, खुद जाएं ग्राउंड लेवल पे काम करें, और तब उस समझ को विकसित करें कि किस तरह कार्य कर रही है। कोई विदेशी कंपनी ने कोई बात कह दी, उसकी बात को ऐसे ही ना माने। तो इस सब साइकोलॉजी को समझते हुए पत्रकारिता को समझें और लगातार अध्ययन से जुड़े रहें। और जो सर ने बात कही कि व्यवहारिकता बहुत जरूरी है, केवल किताबों को पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा विशेष ज्यादा, तो व्यवहारिकता और अध्ययन में दोनों में सामंजस्य बना रहे। और जब पुनीत सर समझा रहे थे तो बिल्कुल लग रहा था कि फाउंडिंग मेंबर या फिर इन्होंने जो बीबीसी में एंटरटेनमेंट में फाउंडिंग रहे हैं, और राज्यसभा टीवी को भी जब समावेश किया संसद टीवी को, लग रहा था कि उनको मैनेजमेंट उन्होंने क्रिकेट के एग्जांपल से समझाया या और भी एग्जांपल दिए। और संजय सर ने बताया कि घड़ी का मार्केट बंद नहीं हो जाएगा अगर मोबाइल समय बता देगा, तो सब मार्केट पैरेलल चलते रहेंगे, हम सब मीडिया के लिए लगातार काम करते रहेंगे, समझते रहेंगे राष्ट्र को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े, आपने अपना समय दिया, अपना वक्तव्य इतना महत्वपूर्ण जो हम सब तक पहुंचा। दरअसल समय हो रहा है अभी, कोई सवाल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर का, हमारे डीजी सर का, और पुनीत सर का, जो इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, हम सब ने उन्हें सुना। आप सब एक बार जोरदार तालियां। युवा टीम से धन्यवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा युवा की टीम मेंबर को, वो आए। और धन्यवाद सर का एक बार। शुक्रिया अदरम भाई। तो जैसा सर ने बताया, संस्कृति संवाद हमारी जो संवाद की कड़ी होती है, हमारी संस्कृति का मुख्य अंग होता है। और मैं सर आपको बताना चाहूंगा, विमर्श उसी की एक श्रेणी को बढ़ा रहा है, उसी की विरासत को आगे लेके जा रहा है। तो पहले तो आप लोग अपने लिए ताली बजाइए कि आप लोगों ने इतनी देर तक सुना। विमर्श कैसे हो सकता है वो आज हम लोगों ने देखा। इसके लिए मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी सर का और पुनीत सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप लोग समय देकर आए और हम लोगों को एक न्यू मीडिया, समाज और संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर बात करी। एक बार मैं आपका और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं आगे भी आप लोगों से चाहूँगा कि हम लोगों को निश्चित समय समय पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बार और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर संजय द्विवेदी सर का और पुनीत सर का। एक सूचना है
आप अभी 1:30 से 2:30 तो हमारा लंच रहेगा, 2:30 बजे से मीडिया का सेशन रहेगा अंशुल सक्सेना जी के साथ, और वो अपना जो अपना अभी कॉमन सेशन हुआ था ना उसका बैक हॉल में होना है, तो आप सब आगे जी आप सभी थैंक यू, आप सभी स्टूडेंट्स को बताओ।